टीम तांडव की तलाश में यूपी पुलिस। निर्देशक के घर पहुंची टीम, लौटी खाली हाथ। अपने आवास पर मौजूद नहीं थे अली अब्बास। लेखक गौरव सोलंकी, प्रोड्यूसर हिमांशु मेहरा से भी नहीं हुई मुलाकात। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज बहस किसानों पर होनी थी, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें, सीरम इंस्टीट्यूट में जो आग लगी थी, हालांकि जिस हिस्से में कोविशील्ड बनाया जाता है वहां नहीं, लेकिन इस हादसे में 5 लोगों की मौत की खबर आ रही है। सीरम इंस्टीट्यूट आग हादसे में 5 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। आपको बता दें, कुछ ही देर पहले जो जानकारी आ रही थी उसके मुताबिक ये बताया गया था कि जितने भी अंदर लोग थे उन सबको बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ लोग इस आग में फंस गए और उनकी जान चली गई है। 5 लोगों की मौत की खबर अभी तक आ चुकी है। हमने आपको यह भी बताया कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि जिस हिस्से में कोविशील्ड बनाया जाता है वहां पर यह आग नहीं लगी है, लेकिन आग की तस्वीरें, 11 से ज्यादा दमकल गाड़ियों का वहां पर पहुंचना साफ इशारा था कि आग बहुत बड़ी है। और उसी कड़ी में अब ये खबर आप इस वक्त देख रहे हैं, सीरम इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग में भीषण आग में 5 लोगों के मारे जाने की खबर है। दरअसल अचानक ही तस्वीरें आई और ये जानकारी हुई कि सीरम इंस्टीट्यूट की जो बिल्डिंग है उसकी नई बिल्डिंग के हिस्से में ये आग लगी है, और इसका जिस हिस्से में कोविशील्ड बन रहा है उससे काफी दूरी है, लेकिन बावजूद इसके आग की तस्वीरें बयां कर रही थी कि आग कितनी बड़ी है, भयावह है। और इस भीषण आग में अब 5 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया उन 2 इंस्टीट्यूट्स में से एक जिसकी वैक्सीन को देश में मंजूरी मिली है, और लगभग 1 करोड़ वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट से आने हैं, जो पहले खेप में 3 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। और सीरम इंस्टीट्यूट के इस बिल्डिंग में आग के बाद कई दमकल की गाड़ियां वहां पर पहुंची थी, एनडीआरएफ की टीम भी वहां पर पहुंची थी। हमारे साथ हमारे सहयोगी पंकज खेलकर इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। पंकज, 5 लोगों के मारे जाने की खबर है, भीषण आग थी, तस्वीरें ही सब कुछ बता रही थी। अभी परिस्थिति क्या है पंकज? अभी भले ही जो आग है उसको काबू में पा लिया गया है, लेकिन अभी जो जानकारी यहाँ पर जो पुणे शहर के मेयर है उन्होंने जो दी है कि जो दमकल विभाग के अधिकारी जो वहाँ पर है 5वें माले पर, यानी आग बुझने के बाद जब वो मुआयना कर रहे थे तो 5वें माले पर उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि वो पूरा 5वां फ्लोर जो है वो पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। और उसी बीच उन्हें 5 लोगों के शव मिले हैं जो कि बहुत ही ज्यादा जल चुके हैं, यानी उनकी वहाँ पे मौत हो गई। इस पूरी दुर्घटना में ऐसी बातें यहाँ की पुष्टि की है, जो मुरलीधर मोहर है पुणे शहर के मेयर, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है। मेयर ने पुष्टि की है, 5 लोगों की मौत हुई है। क्या आप कह रहे थे कि आग पर काबू? इस वक्त मेयर बता रहे हैं, कुछ जानकारी देते हैं, सुनाते हैं आपको। बॉडी हमारे फायर ब्रिगेड के जवानों को यहाँ पे मिली, और इसकी वजह से ये पूरी दुर्घटना में 5 लोगों की आज जाने गई है, ये सामने आया है। कितने लोग पहले फंसे थे, कितने लोगों को बाहर निकाला, और ये जो 5 लोग हैं ये कौन है, ऐसा कुछ पता चला क्या? शुरू में 4 लोग फंसने की आशंका थी, उनको निकाला गया। ये जो लोग आज जिनकी मृत्यु हो गई है वो शायद अभी जो अनुमान लगाया गया है उसके हिसाब से वहाँ पे ये बिल्डिंग जो थी वो अंडर कंस्ट्रक्शन थी, तो शायद वो उस बिल्डिंग में काम करने वाले शायद वर्कर से, ऐसा अनुमान अभी लगाया जा रहा है। कॉज ऑफ फायर किस वजह से आग लगी, ऐसा कुछ जानकारी मिला है? कॉज ऑफ फायर का तो अभी फाइनल हमारे सामने ये नहीं आया, लेकिन ऐसा उसमें भी लगाया जा रहा है अनुमान कि वहाँ पे जो बिल्डिंग का काम चल रहा था, वहाँ पे जो वेल्डिंग का काम चल रहा था, इलेक्ट्रिक का काम चल रहा था, शायद उसी वजह से वहाँ पे आग लगी है। थैंक यू। तो मेरे ये जानकारी दे रहे थे कि 5 लोगों की जान गई है। सीरम इंस्टीट्यूट में ही काम करने वाले लोग थे। उन्होंने ये भी बताया कि कुछ कंस्ट्रक्शन का काम, बिजली का काम चल रहा था जिसकी वजह से ये आग लगी है। इस बीच आपको बता दें, फिलहाल
जो आदर पूनावाला यहाँ के मालिक हैं, उन्होंने कहा है कि इस बारे में उनकी क्या जानकारी आती है। हालांकि कुछ ही देर पहले उन्होंने ट्विटर पर यह कहा था कि लोगों की का जो इस वक्त विशेष आ रही हैं उन सब पर उन्होंने धन्यवाद किया था और कहा था कि उस हिस्से में ये आग नहीं है जहां पर वैक्सीन बनता है। हमारे साथ पंकज लगातार जुड़े हुए हैं। पंकज, हमने मेयर की बात दर्शकों को सुना दी है, लेकिन क्या आशंका ऐसी है? आपने बताया कि उस फ्लोर पर गए तब अचानक पता चला कि कुछ लोग यहां पर जलकर पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। क्या ऐसी आशंका है कि ऐसी कुछ और जानकारी आ सकती है, कुछ और लोग फंसे हो सकते हैं? देखिए अंजना, शुरुआत से हम बता रहे थे कि ये जो पूरा इलाका है 55 एकड़ में फैला हुआ है और मांझरी और हड़पसर में ये जो 2 प्लांट है, ये नया प्लांट है जो कि निर्माणाधीन है, जो उसका कंस्ट्रक्शन शुरू है। एक हिस्से में जहाँ के जो BCG वैक्सीन है उसका लेबोरेटरी है और साथ ही साथ वेल्डिंग और बाकी का इंटीरियर का काम चल रहा था। तो अंदर और भी लोग है या नहीं, अभी तो पूरा फ्लोर जो है तकरीबन 10,000 स्क्वायर फीट या उससे ज्यादा ऐसा बड़ा ये फ्लोर है। 5वें माले, 6वें माले और 4थे माले पर ये आग है। इसमें से जो 5वां माला है वो पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है और वहां पर ये 5 शव उन्हें दिखाई दिए जो कि दमकल विभाग के अधिकारी है उन्हें। अब इसके बाद और भी कुछ सामने आता है क्या, क्योंकि आग और आग की लपटें और जो धुआं इतना बड़ा था, उससे कितनी भीषण ये आग होगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। 5 शव अभी मिले हैं, उसकी पुष्टि हुई है। शायद हो न हो, अगर वहाँ पे कुछ बाकी का कुछ जलकर खाक हो गया है, बाकी के लोग है या नहीं, इसके लिए सारा कुछ वहाँ पे लगी हुई है। NDRF की टीम भी पहुंची है और बहुत ही फूक फूक कर बहुत ही सावधानी से सब कुछ देखा जा रहा है, मुआयना किया जा रहा है। अब ऐसा न हो कि और भी कुछ सामने आए जिसके अंदर हमें और शव मिले, पर वो उसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है क्योंकि 2-3 घंटे बीत चुके हैं। जो अधिकारी है वो अंदर है और हम ऐसा मान सकते हैं कि जो हानि हुई है वो 5 लोगों तक ही सीमित होगी। चलिए, ऐसा माना जा सकता है कि 5 लोगों तक ही सीमित होगी। इस बीच आपको बता दें, सीरम इंस्टीट्यूट के CEO आदर पूनावाला का बयान, उन्होंने संवेदना जाहिर करते हुए अपनी बात कही है। हादसे में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना वो जाहिर कर रहे हैं, लेकिन इस बीच अंदाजा लगाइए, कंस्ट्रक्शन इस हिस्से में हो रहा था। सीरम इंस्टीट्यूट के कोविशील्ड जो वैक्सीन देश में लगभग 1 करोड़ लोगों को लग रहा है, वो यहीं पर बनता है, लेकिन इस हिस्से में नहीं जहां पर आग लगी थी। वो हिस्सा सीरम इंस्टीट्यूट का बिल्कुल अलग है इससे और वो सुरक्षित है। प्रशांत कुमार जो चीफ फायर ऑफिसर वहां मौके पर मौजूद थे, जिन्होंने देखा है, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत जी, 5 लोगों के मारे जाने की खबर, क्या दर्शकों को हमारे आप बताएंगे इस हादसे के बारे में, और जो वहां पर पहुंचकर आपकी टीम ने देखा उसके बारे में बताएं। हम लोग पूरा आग कंट्रोल में आने के बाद सर्चिंग कर रहे थे, तो सर्चिंग के दौरान हमको 5 लोग एक जगह इकट्ठा एक कॉर्नर में कैजुअलिटी के स्वरूप में मिले। तुरंत हम लोगों ने उनको निकालकर हॉस्पिटलाइज किया हुआ है। तो आप बता रहे हैं कि 5 लोग हैं, उनको हॉस्पिटलाइज किया है या 5 लोगों की मौत हो गई है? नहीं, वो ये डिसीजन हम लोग नहीं दे सकते। हाँ। लेकिन ये सारी 5 ही कैजुअलिटी हमने एम्बुलेंस के जरिए भेज दी है। अच्छा, अब क्या और किसी के होने की आशंका है वहां पर प्रशांत जी? हो सकता है, इसीलिए हमारा सर्च का अभी भी चल रहा है। अच्छा, ये बताइए कि कितने फ्लोर्स में ये आग लगी है? क्या ये सब कुछ आपको 5वें माले पे ये 5 लोगों का शव मिला? बिल्कुल 5वें मंजिल पर बिल्कुल एक कॉर्नर में डेड एंड में उस फ्लोर के मिला। इसके अलावा प्रशांत जी क्या जानकारी देंगे आप? क्या आपकी टीमें जो है वो उसके ऊपर भी कोई फ्लोर है जहां पर लोग फंसे हो सकते हैं? 4th फ्लोर, 3rd फ्लोर, ये सब क्या आपने स्कैन कर लिया है, अच्छे से जांच कर ली है? जी, ये सबसे ऊपर का फ्लोर है जी, जिसमें लोग मिले। हाँ, अभी उसके नीचे के दोनों फ्लोर हम लोग सर्च कर रहे हैं। अभी सर्च कर रहे हैं आप? सबसे पहले 5th फ्लोर को आपने सर्च किया? 5th फ्लोर पर अब क्या सब कुछ जलकर खाक हो गया था? क्योंकि तस्वीरें बता रही हैं जिस तरह का धुआं निकल रहा है, थोड़ा अगर आप नरेट कर सके। ऐसा लग रहा है जी, ऐसा लग रहा है कि वहीं से आग शुरू हुई और वही वो पूरा फ्लोर आग में था, धीरे धीरे वो नीचे आती गई आग। अच्छा, आपका कहना है कि 5th फ्लोर से ही सबसे ज्यादा शुरुआत हुई हो आग की और वहीं से सब कुछ फैला हो। एक बार अगर आप सिलसिलेवार ढंग से प्रशांत जी, जैसे आप लोगों को फायर का कॉल आया, वहां से लेकर अभी तक के आपके सर्च ऑपरेशन और कितनी गाड़ियां आपने लगाई, कैसे आग बुझाई, पूरा अगर घटनाक्रम बताएं प्रशांत जी। ये करीबन 2:50 के दरमियान ये फायर कॉल हमको मिली
2:30 हमको ये कॉल प्राप्त हुई जी 2:30 पर, और जैसे ही कॉल प्राप्त हुई हम लोग तुरंत हमने व्हीकल छोड़ दी। काफी लोगों के फोन आने की वजह से ये पता चल गया कि ये आग बड़ी है, इसलिए एट ए टाइम हमने 10 गाड़ियां वहां पर छोड़ी। और जैसे ही पहली गाड़ी यहाँ पहुंची उन्होंने बताया कि आग बड़ी है। यहाँ आने के बाद पता चला कि कुछ लोग फंसे हुए हैं और आग भी बड़ी है। हमने फायर फाइटिंग शुरू कर दिया। करीबन 9 लोगों को हमने निकाला सेफली, और 9 लोगों को निकालने के बाद हमने पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि शायद हो सकते हैं और कुछ, इसलिए हमने एक तरफ फायर फाइटिंग का काम और दूसरी तरफ सर्चिंग भी चालू था। जब कंट्रोल में आ गई तो हमने सारे फ्लोर जब छानना शुरू किया तो देखा कि ये 5th फ्लोर से कुछ लोग दिखाई दिए। अब आग क्या पूरी तरह से बुझ गई है? हाँ, आग पूरी तरह से बुझ चुकी है। कितने लोगों को आपने बताया? 9 लोगों को आपने रेस्क्यू किया, उनमें क्या कुछ लोगों को बर्न्स भी हैं क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं, वो ठीक ठाक निकल गए। वो ठीक ठाक निकल गए। तो क्या अंदर से रास्ता था? कुछ बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन थी? जरा वहां की तस्वीर बताएं, समझाएं हमारे दर्शकों को क्या चल रहा था अंदर में। उन्होंने क्या बताया आपको? अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं, लेकिन उसका कुछ काम चल रहा था। मेयर का कहना था कि अंडर कंस्ट्रक्शन होने की वजह से बिजली के कुछ काम से आग लगने की आशंका है। आपको भी ऐसा ही लगता है? नहीं, अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पाई। अच्छा, ये बताइए कि जिन लोगों को आपने रेस्क्यू किया तो क्या सीढ़ी वाला हिस्सा फ्री था? उधर से लोगों को निकाले, कैसे निकाला? हाँ, सीढ़ी का हिस्सा फ्री था, उधर आग नहीं पहुंची थी। जी, धन्यवाद आपका हमें तमाम जानकारी देने के लिए। प्रशांत कुमार फायर ऑफिसर, जो चीफ फायर ऑफिसर वहां पर मौजूद थे, उन्होंने आज तक से इस एक्सक्लूसिव बातचीत में जानकारी दी कि जो लोग फंसे हुए थे उन्हें निकालने में लगभग 9 लोगों को उन्होंने निकाला, जिनको कोई भी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जब वो 5वीं फ्लोर पर, जो आखिरी फ्लोर है इस बिल्डिंग में, वहां पर पहुंचे, सबसे ज्यादा आग वहीं पर थी, इसीलिए आशंका है कि वहीं से आग की शुरुआत हुई थी। और वहां पर जब इन्होंने छानबीन की तो 5 लोग वहां पर मिले जो मृत घोषित कर दिए गए हैं। 5 लोगों की इस भीषण आग हादसे में मौत हो गई है। और पुणे के मेयर क्या कह रहे हैं, सुनिए। यहाँ पे शुरू में ऐसा लग रहा था कि अंदर शायद 4 लोग फंसे होने की आशंका थी। उनको हमारे टीम ने बाहर निकाला, वो अच्छी तरह से, उनकी तबीयत ठीक है, उनको कोई भी चोट नहीं पहुंची है। लेकिन जब ये पूरी फायर कंट्रोल में आई तो आखिर में ये पता चला लास्ट फ्लोर पे वो पूरा फ्लोर जो जलकर राख हुआ था, उसमें 5 बॉडी हमारे फायर ब्रिगेड के जवानों को यहाँ पे मिली। और इसकी वजह से ये पूरी दुर्घटना में 5 लोगों की आज जाने गई है, ये सामने आया है। कितने लोग पहले फंसे थे, कितने लोगों को बाहर निकाला, और ये जो 5 लोग हैं ये कौन है, ऐसा कुछ पता चला क्या? शुरू में 4 लोग फंसने की आशंका थी, उनको निकाला गया। ये जो लोग आज जिनकी मृत्यु हो गई है वो शायद अभी जो अनुमान लगाया गया है उसके हिसाब से वहाँ पे ये बिल्डिंग जो थी वो अंडर कंस्ट्रक्शन थी, तो शायद वो उस बिल्डिंग में काम करने वाले शायद वर्कर से, ऐसा अनुमान अभी लगाया जा रहा है। कॉज ऑफ फायर किस वजह से आग लगी, ऐसा कुछ जानकारी मिला है? कॉज ऑफ फायर का तो अभी फाइनल हमारे सामने ये नहीं आया है, लेकिन ऐसा उसमें भी लगाया जा रहा है अनुमान कि वहाँ पे जो बिल्डिंग का काम चल रहा था, वहाँ पे जो वेल्डिंग का काम चल रहा था, इलेक्ट्रिक का काम चल रहा था, शायद उसी वजह से वहाँ पे आग लगी है। बिजली का काम, वेल्डिंग का कुछ काम चल रहा था, शायद इसी वजह से आग लगी होगी। कई लोग तो रेस्क्यू कर लिए गए, निकाल लिए गए, लेकिन 5th फ्लोर पर 5 लोगों के मृत पाए जाने की खबर। साहिल जोशी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सीधा मुंबई से इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। साहिल, 5 लोगों की मौत हो गई है, अब ये जानकारी आ रही है। आग की तस्वीरें देखकर ही समझ में आ गया था भीषण आग है। एक ही बात अच्छी है कि जिस हिस्से में वैक्सीन है वहां यह आग नहीं लगी थी। जी बिल्कुल, लेकिन उसके साथ साथ ये बात भी काफी गंभीर है कि 5 लोग वहां पर अपनी जान खो बैठे, और मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस पूरे आग कांड की जांच होगी कि किस वजह से आग लगी। हालांकि जो प्राथमिक अहवाल जो आ रहा है उसके मुताबिक वहां पर जो काम चल रहा था उसके वजह से शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात कही जा रही है। लेकिन अभी तक इसकी पूरी जानकारी हम नहीं दे सकते, क्योंकि पहला काम तो बचाव का चल रहा था। 6 लोगों को इस आग से बचा लिया गया,
दफ्तर छूटने का वक्त था, जिसके वजह से 5 बजे तक सारे लोग बाहर निकल रहे थे, तो इसके वजह से उसकी भी हड़बड़ी थी। लेकिन उसके बावजूद 6 लोगों को वहां से बचा लिया गया, लेकिन 5 शव वहां पर मिले हैं। अब उसकी भी जांच होगी कि आखिरकार क्या उसकी वजह है कि वो क्यों नहीं उस जगह से बाहर निकल पाए। लेकिन दोपहर को 2:30 बजे के करीब ये आग लगी थी और उसके बाद से ही फायर फाइटिंग का काम चल रहा था। काफी बड़ा कैंपस है सीरम इंस्टीट्यूट का, ये नया वाला कैंपस जो डेवलप हो रहा था उसकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, जिसमें ये आग लगी थी। गेट मतलब कैंपस शुरू होते ही तुरंत ये बिल्डिंग दरअसल आती है और उसके 5वीं मंजिल पर ये आग लगी हुई थी और यहीं पर दरअसल ये 5 शव मिले हैं। 6 लोगों को वहीं से बचा लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इसकी पूरी जांच की जाएगी। आरोग्य मंत्री है, उन्होंने भी कहा है कि कलेक्टर से उनकी बात हुई है और उन्होंने भी कहा है कि इसकी जांच की जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ वहां की जो लोकल विधायक है उनका कहना है कि सभी तरीके से जांच करनी चाहिए कि क्या कोई घातपात करने की कोशिश हो रही थी, क्या जानबूझकर यहाँ पर यह घटना हुई है। ये सारी चीजों की जांच करने की बात कही गई है। लेकिन प्रिलिमिनरी या प्राथमिक जो अंदाजा लगाया जा रहा है, जो फायर ऑफिसर से हमारी बात हुई है उसके मुताबिक ये शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी और जो धुआं फैला था ये कारण हो सकता है कि ये 5 डेथ यहां पर हुई है। ये भी प्राथमिक अंदाजा है कि जो वहां पर मजदूर काम कर रहे थे उनमें से ये लोग हो सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल जब तक पूरी पुष्टि इसके बारे में नहीं आती तब तक इस पर कोई ठोस बात नहीं कही जा सकती। लेकिन प्राथमिक अंदाजा शॉर्ट सर्किट का और धुएं की वजह से यह मौत होने का प्राथमिक अंदाजा लगाया जा रहा है। बिजली का कुछ काम वहां पर चल रहा था और माना जा रहा है कि उसकी वजह से ही ये भीषण आग, और उसकी तस्वीरें भी आपने देखी हैं। अब आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है, लेकिन सोचिए 5 लोगों की इस आग में मौत हो गई है। भीषण आग थी, समझ में आ रहा था। लगभग 10-11 गाड़ियां पहले फायर ब्रिगेड की वहां भेजी गई, बाद में और भी गाड़ियां भेजी गई थी। इस बीच आपको बता दें सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ ने संवेदना जाहिर किया है मरने वालों के परिवार के लिए। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि जांच होगी आग के कारणों की और पूरी तरह आग बुझाने के बाद जांच की शुरुआत होगी। धन्यवाद आपका साहिल इस तमाम जानकारी के लिए। अब आते हैं अपने मुद्दे पर बैठक और अब कल 11वें दौर की बातचीत की तैयारी। जी हां, आंदोलनकारी किसानों और सरकार में कृषि कानून और एमएसपी पर जाति गतिरोध के अंत वाली सुबह का हर कोई इंतजार कर रहा है। रोशनी दिखी नहीं अभी तक। हालांकि सरकार ने 10वें दौर की मीटिंग में तीनों कानूनों पर 1.5 साल के लिए रोक लगाकर नई कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया है। पहले आपको दिखाते हैं ये मोन्टाज और फिर रिपोर्ट। सरकार ने प्रस्ताव दिया, किसानों का रुख बदला, ऑफर पर मंथन हुआ। आइए आपको बताते हैं किसान आंदोलन पर सरकार ने आखिर क्या नया कहा है, जिसकी वजह से पूरे आंदोलन में नया मोड़ आया है और किसानों का रुख नरम हुआ है। इस पावन प्रकाश पर्व पर कोई हल निकल आए, ये सरकार की बहुत तीव्र इच्छा थी और इसलिए हम लोगों ने सरकार की ओर से यूनियन को ये प्रस्ताव दिया। सरकार 1-1.5 साल तक भी कानून के क्रियान्वयन को स्थगित करने के लिए सहमत है। किसान संगठनों के नेता ने इसे नए कदम के तौर पर देखा और कहा उम्मीद जगी। सरकार का मन बन जाए तो 1 सेकंड का काम है, आशा रखनी चाहिए आदमी को। सरकार जब थोड़ा एक कदम आगे बढ़ा है पुराना हाल से, मालूम पड़ता है सरकार कुछ आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा इंगित दिया है। कृषि कानून पर रोक के सरकारी प्रस्ताव पर किसानों का मंथन दौर शुरू हुआ। सिंगू बॉर्डर पर किसान संगठनों की बैठक चली और रणनीति ये है कि कल फिर सरकार के साथ आमने सामने होने से पहले सभी संगठनों की राय जान ली जाए। हालांकि 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली पर अभी भी असमंजस है। किसान दिल्ली में आउटर रिंग रोड पर ये ट्रैक्टर परेड करना चाहते हैं। किसान मांग से फिलहाल पीछे हटने को तैयार नहीं और दिल्ली पुलिस रिंग रोड पर ट्रैक्टर परेड की इजाजत देने से साफ इनकार कर रही है। दिल्ली पुलिस से कई दौर की बातचीत के बावजूद आज भी इस पर बात नहीं बनी। पुलिस अभी तक राजधानी के बाहर ट्रैक्टर रैली का ऑफर दे रही है। हमने कहा कि हम आउटर रिंग रोड पर ही करेंगे, अभी तक यही पोजीशन है, कोई हमारा रिजॉल्व नहीं हुआ। दिल्ली पुलिस ने बोला है कि हम देखते हैं, कोशिश करके दिल्ली के अंदर ही कोई इस किस्म का प्लान बनाते हैं। हम नहीं, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। अभी तक हमको इस बारे में कोई आधिकारिक सूचना नहीं है
मैं इतना आपको कह सकता हूं कि जो रिपब्लिक डे फंक्शन है, जो कि एक नेशनल इवेंट है, इसको हम लोग जो है पूर्णतया सुचारू रूप से चलाएंगे और इसमें हमारा कोई बाधा ना आए, ये हमारा जो है एक कमिटमेंट है। कल कृषि मंत्री और सरकार के नुमाइंदों के साथ 11वीं दौर की बातचीत का दिन तय किया गया है। इससे पहले आज आपस में बैठक करने के बाद क्या है किसानों की सरकारी प्रस्ताव पर राय, ये जानने के लिए आइए आपको लिए चलते हैं दिल्ली बॉर्डर पर। अगर 1.5 साल तक का अगर सब कमेटी बना देती है तो उसके बाद क्या आप लोग यहाँ से बॉर्डर को छोड़? ऐसे ना जाते, ये किसान ऐसे ही कहाँ चला जाएगा, इसे निपटा के चलेगा सारे को। टकराव की स्थिति नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार को सद्बुद्धि आएगी और हम दिल्ली के अंदर आके अपना गणतंत्र दिवस की इज्जत बढ़ाने के लिए ये जो परेड करना चाहते हैं ये कर पाएंगे, मुझे विश्वास है। सवाल यही है कि क्या इस प्रस्ताव के बाद आंदोलन खत्म होगा और प्रस्ताव पर नरम पड़ रहे किसान अभी भी ट्रैक्टर परेड पर अगर अड़े रहते हैं तो इससे सरकार किसान गतिरोध पर क्या संकेत मिलते हैं। आज तक ब्यूरो। कल सरकार और किसानों में 11वें दौर की बात। 1.5 साल तक कानून पर रोक का मास्टर स्ट्रोक। सरकार 1-1.5 साल तक भी कानून के क्रियान्वयन को स्थगित करने के लिए सहमत है। सरकार ने दिया प्रस्ताव, क्या थमेगा टकराव? ये सरकार का प्रस्ताव है, किसान का प्रस्ताव नहीं। आंदोलन नहीं ऐसे खत्म होता कि आंदोलन करा, उन्हें कह दिया हमने मान लिया, आप घर जाओ। ट्रैक्टर परेड पर आमने सामने दिल्ली पुलिस और किसान। 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड पर अड़े किसान। सरकार इस बात पे अड़ी है कि वो रिंग रोड पे हमें नहीं करने देंगे परेड, और हम इस बात पे अड़े हैं कि हम वहीं करेंगे। कब खत्म होगा गतिरोध, कब मानेंगे अन्नदाता? आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। शाहनवाज हुसैन साहब, बहुत स्वागत आपका आज तक पर, और इसी के साथ बिहार विधान परिषद में भी मुझे पता चला है कुछ ही मिनटों पहले आप एमएलसी भी चुन लिए गए हैं। बहुत बहुत स्वागत और बधाई आपको। आज हल्ला बोल में ही इसका ऐलान भी हो गया। शाहनवाज हुसैन साहब, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, मोर्चा संभालेंगे। अनुराग भदौरिया हमारे साथ जी अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, हमारे साथ चर्चा में शामिल हो गए हैं। युद्धवीर सिंह जी किसान नेता हैं, सिंधु बॉर्डर से सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर सिंह कसेल साहब जो कि प्रेसिडेंट है किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के, वो अमृतसर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और डॉक्टर वीरपाल सिंह एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे। युद्धवीर सिंह जी, सबसे पहले आपके साथ शुरुआत करते हुए, कहां पहुंचा मामला? कल तो लग रहा था नरम पड़ रहे हैं, 1.5 साल तक सरकार कह रही है कानून को रोक देंगे, कमेटी बनाएंगे, मानेंगे कि नहीं आप लोग? कहां पर अभी भी लग रहा है कि टकराव है? स्टैंड क्या है अभी शाम में आपका? देखिए, मैं आपको बता दूं, जब शुरुआत बैठकों की दौर का शुरुआत में सरकार ने प्रस्ताव दिया था कि हम कुछ समय के लिए इनका क्रियान्वयन रोक देते हैं और एक समिति बना देते हैं। ये नया प्रस्ताव नहीं है। ये जब हम आए थे उस टाइम पे ये प्रस्ताव दिया गया था। अगर इसी प्रस्ताव पे मानना होता तो हम 2 महीने बैठने की जरूरत क्या थी? 125 से ज्यादा आदमियों की शहादत दी है हमने, और उनकी शहादत के बाद हम आश्वासन पे अगर घर जाते हैं तो हमसे मतलब इससे जो है, इस निर्णय को क्या कहेंगे आप? इस तरह का निर्णय सोच भी कैसे लिया सरकार ने कि किसान इस पे लौट जाएंगे? हम आए हैं यहाँ तीनों कानूनों को रिपील कराने के लिए और एमएसपी को कानूनी जामा पहनाने के लिए। किसान, तमाम किसान संगठन उस बात पे अडिग हैं और वही हमारी मांग है सरकार के समक्ष। कल तो हनान मुल्ला साहब कह रहे थे, प्रस्ताव दिया था हमारे यहाँ। एक सेकंड युद्धवीर जी, कल हनान मुल्ला साहब जब निकले और कई सारे जो किसान नेता जो संगठन के बैठे हुए थे कृषि मंत्री के साथ, उन्होंने कहा कि सरकार ने एक कदम उठाया है और इसके बाद हमारी उम्मीद जगी है। तो कुछ तो उनको पॉजिटिव दिख रहा था, एक बदलाव दिख रहा था सरकार के स्टैंड में, लेकिन आपको नहीं दिख रहा, टिकैत साहब को नहीं दिख रहा। सरकार उनका
उनका कहने का आशय ये था कि सरकार ने कदम उठाया कि वो जो बिल्कुल एडामेंट थे वो एक समय डेढ़ साल तक गए हैं, लेकिन वो समय की बात नहीं है, कमेटियों की बात नहीं है। हम ये कहते हैं हमने 2 महीने यहाँ निकाल दिए, हम और 2 महीने बैठ जाएंगे, आप अपनी कमेटियां बना लो, आप अपने निर्णय ले लो और उन कमेटियों से करा लो आपको जो निर्णय कराना है। हम निर्णय के बाद यहाँ से जाएंगे, आश्वासन पे कमेटी बनेगी। हमने पूर्व में हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो तजर्बे हमारे पहले आंदोलनों के रहे हैं, उनमें सरकार ने हमेशा कमेटियां बनाई हैं और आज तक या तो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुई या कमेटियों की रिपोर्ट धूल फांकती है। कोई आंदोलन खत्म होने के बाद कोई पूछता नहीं है, रात गई बात गई वाली बात हो जाती है। शाहनवाज जी, विश्वास सिकुड़ रहा है और इसका अर्थ आप समझ रहे होंगे, जवाब दीजिए। नहीं, देखिए हम तो ये मान रहे हैं कि विश्वास बढ़ रहा है और किसान भाइयों के लिए हमारे प्रधानमंत्री के मन में, सरकार के मन में बहुत दर्द है। हमने शुरू से कहा कि ये आपकी सरकार है, आपके लिए दरवाजे खुले हैं, जब चाहें बातचीत करें। लेकिन जो बातचीत होती है वो ये नहीं होती कि आप एक चीज़ तय करके आएँ और वही बात को कड़वा के जाए। सरकार ने कहा, जब मामला अदालत में भी गया उसके बाद कहा बातचीत के दरवाजे खुले हैं, आप आइए। कल भी ये प्रस्ताव सरकार की तरफ से दिया कि 1.5 साल इसको स्थगित करते हैं और बाकी कमेटी बना के आपकी जो राय है उसको ध्यान में रखते हुए फिर इस पर निर्णय लेते हैं। क्योंकि आप भी सड़क पे रहे और आंदोलन में रहे, इतने परेशान हो, ये देखकर कोई सरकार में बैठे हुए किसी व्यक्ति का दिल खुश नहीं होता। हमें भी दर्द होता है, हमें लगता है कि आप अपने लोग हैं, अपने अन्नदाता हैं, आप रोड पर क्यों बैठे। लेकिन बातचीत में जब भी एजेंडा होता है, ऐसा नहीं होता कि आप एक चीज तय करके आए कि ये करो नहीं तो बातचीत नहीं, ये करो नहीं तो हम नहीं उठेंगे। इसमें कोई रास्ता तो निकालना होगा। बोलिए, जो हमने ये बिल बनाया उसमें हमारी आपकी कई बार डिबेट हुई है कि ये चीजें आपके हिसाब से सही नहीं है, हमारे हिसाब से सही है। कुछ किसान इससे खुश हैं, कुछ नहीं है। तो आप, मेरा मानना है कि बहस की बात नहीं है, हम तो कह रहे हैं आप बड़े हृदय से बात कीजिए और जब आप चाहेंगे आपके मन की भी बात होगी, बिल में स्थगित करके फिर चर्चा हो जाएगी। युद्धवीर जी। शाहनवाज जी, पहली बात तो मैं बता दूं, प्रधानमंत्री जी के संवेदनशीलता का नमूना आपके सामने है। ये प्रधानमंत्री जी बिल्कुल तय बात है कि ट्विटर पे ये बहुत ही एक्टिव रहते हैं, लेकिन पिछले 57 दिनों से आंदोलन और 130 से ऊपर आदमियों की शहादत हो चुकी है। एक ट्वीट इन्होंने नहीं किया है संवेदना का, एक ट्वीट इन्होंने नहीं किया कि किसान आए हैं तो निश्चित तौर पे किसी समस्या को लेके आए होंगे और मैं खुले हृदय से सुनूंगा। कहीं प्रधानमंत्री ने कोई बयान नहीं दिया। ये जरूर प्रधानमंत्री ने अनेक दफे कहा है कि किसान जो है गुमराह हैं, मतलब वो हमको गुमराह तो साबित करने पे लगे रहे हैं देश के सामने, लेकिन कभी भी कोई संवेदना का शब्द, कभी भी हमारे विषय को लेके कोई गंभीरता का शब्द उन्होंने व्यक्त नहीं किया। और कानून जिस तरह से आए आप अच्छी तरह से जानते हैं, ये वही 2 कानून नए आए हैं जिन कानूनों का सुषमा स्वराज जी और अरुण जेटली जी ने राज्यसभा और लोकसभा में जम के विरोध किया था। उन्हीं कानूनों को आप लेके आए जो कोविड जैसे पीरियड में, जब पूरा देश कोविड के सदमे में था और घरों से नहीं निकल रहा था, तो आपने ऑर्डिनेंस जैसे चोर दरवाजे से इन कानूनों को रख के पटल पे रख के, शाहनवाज जी इसका एक जवाब दीजिए, जल्दबाजी फिर मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी। पहले ही सत्र में शाहनवाज जी इसका एक जवाब, फिर अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी। मैं युद्धवीर जी कहता हूं कि आप भी किसान संगठन के बिहाफ पे आते हैं और आपकी बात को, किसानों की बात मानी जाती है। हम लोग भी जो टेलीविजन पे आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर आते हैं। जो आप ये कह रहे हैं कि उनको ट्वीट करना चाहिए, ये हम लोग कभी भी संवेदना दिखाने में कोई कमी नहीं की है, हमने आपके सामने कहा है। लेकिन अगर ये जो हमारे विरोधी दल के लोग जिस तरह की बातें कह रहे हैं, इस पे ट्वीट नहीं किया, इस पे ये नहीं किया, हम तो ये कह रहे हैं कि आखिर इस मसले का हल निकालना ये जिम्मेदारी सरकार की है। लेकिन जिन लोगों की आप शहादत कह रहे हैं, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि शहादत न हो, इसका कोई रास्ता निकले, कोई हल निकले? या आपने तय कर लिया कि नहीं, एक चीज हमने तय कर लिया, इससे न दाएं जाएंगे न बाएं जाएंगे। सरकार ने कहा न MSP खत्म होगी, न मंडी खत्म होगी। सरकार ने संवेदना हरदम दिखाई है। प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि के तौर पर नरेंद्र सिंह तोमर जी और जो अन्य हमारे मंत्री हैं, वो आपसे बहुत बड़े दिल से खलूस के साथ बात करते रहे हैं। हम
संवेदना रखते हैं। हमारा सिर्फ ये कहना है कि आप विचार कीजिए ना, स्थगित कर अगर कोई चीज लगता है कि नहीं चर्चा नहीं हुई तो चर्चा हो जाएगी। शाहनवाज जी, आप बड़े गंभीर सांसद के तौर पे और मंत्री के तौर पे गिने जाते रहे हैं। आपको अच्छी तरह पता है कि एमएसपी जारी रहेगी, मांग नहीं है। मांग ये है कि एमएसपी पे खरीद होगी। आप उस बात को घुमाते हैं हर बैठक। अच्छा, आप जैसे मतलब व्यक्ति के मुंह से ये अच्छा नहीं लगता कि वो देश के सामने आज मीडिया को, दुनिया देखती है चैनल को, और आप वो बात कह रहे हैं जो रिलेवेंट नहीं है। मांग ये नहीं है कि एमएसपी जारी रहेगी या नहीं रहेगी। मांग ये है कि एमएसपी पे खरीद की गारंटी दे सरकार। आप साफ क्यों नहीं कहते कि किसान जो मांग रहे हैं वो हम नहीं दे रहे हैं, हम उसमें सहमत नहीं है। जो मतलब आप बार बार इस बात को रिपीट करते हैं, आप बार बार रिपीट करते हैं एमएसपी जारी रहेगी। उसको कौन ना कर रहा है? एमएसपी तो जारी रहेगी, हम भी कह रहे हैं, लेकिन उस जारी रहने का फायदा क्या है? जो कीमत किसान को मिले ना, जिसपे खरीद ना हो। जी देखिए, सरकार ने एक नहीं अनेक बार कहा है, लिख कर देने को तैयार है। सरकार का व्यक्ति जो बैठा है, अगर वो लिखकर आपको दे रहा है, जो बातचीत हुई है, अगर आप चाहते नहीं इसका कानून भी बनाओ। पहला तो आप कहते हैं कि साहब ये रिपील कर दो इन बिलों को, इस बिल को खत्म कर दो। दूसरा आप कहते हैं एमएसपी के बारे में। तो जो भ्रम बनाया गया है उस भ्रम को हम दूर करना चाहते हैं। शाहनवाज जी, एक सेकंड, ये बात जरा क्लियर हो जाए, कहाँ पर लिख कर देंगे? मंत्री ने लिखा, कौन से कागज में देंगे? चिट्ठी लिख के देंगे कि आपको कृषि मंत्री एमएसपी मिलेगी? सरकार का मतलब तो लीगल गारंटी होता है। मिल रही है, मिलेगी नहीं लीगल। अब हर चीज का कानून थोड़ी बनता है अंजना जी। नहीं, वही आप घुमा रहे हैं। मैं सरकार में मंत्री रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ सरकार के वचन पर यकीन क्यों नहीं है? अपने सरकार के वचन पे यकीन कीजिए ना। अपनी सरकार है ना, मेरी सरकार थोड़ी है, आपकी भी सरकार है। हमारी सरकार होती तो 57 दिन सड़कों पे थोड़ी बैठते, जहाँ पे बैठा रखा 1 डिग्री के टेम्परेचर में ओलावृष्टि हुई है, लगातार 5 दिन बारिश हुई। हमारे बुजुर्ग और महिलाएं, बच्चे रात भर खड़े रहे टेंटों में। मतलब आपको कोई संवेदना जागी नहीं, किसी ने पूछा नहीं, किसी ने हालचाल नहीं लिया। हमको जो है कभी गुमराह बताया जाता, कभी खालिस्तानी बताया जाता, कभी नक्सली बताया जाता, कभी क्षेत्र विशेष के लोग बताया जाता। गंभीरता से लें आंदोलन को, शाहनवाज जी, गंभीरता से लें। देखिए, गंभीरता से लें। आपको हम खालिस्तानी हमने नहीं कहा, कभी हमने आतंकी नहीं कहा। हमने ये जरूर कहा कि जिस तरह कुछ लोगों की तस्वीर, कुछ भड़काऊ टाइप के लोग आपके अंदर घुस गए थे, हमने अलर्ट किया, उससे बचिए। आप ही देख लें, आपके लोग कभी नहीं कहा हम लोगों ने। बीजेपी के लोगों ने तमाम बातें कही हैं जो मैं कह रहा हूं, और साक्ष्य के साथ में आपको दे दूंगा, आपको चाहिए तो। किसने क्या क्या ट्वीट किया, कैसे बोला, क्या बयान दिया, आजकल ऑन रिकॉर्ड है मीडिया, सोशल मीडिया। आपका हम सम्मान करते हैं। अनुराग भदौरिया जी, बीजेपी कहती है आप ही लोगों ने किसानों को भ्रमित किया है। विचार किया, आप भी विचार कीजिए। सरकार के मन में इतना दर्द है अंजना जी, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। दर्द के मारे सरकार 2 शब्द कहीं लिख नहीं पाई, ना बोल पाई। जैसा किसान नेता कह रहे हैं 100 से ज्यादा लोगों की मौतें हो गई। उसके बदले में इनको क्या दिया पता है आपको? उसके बदले में इनका अपमान किया है किसानों का। ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, ये चोर डकैत हैं, इनके ऊपर एनआईए लगाओ। कमाल है भाई, ठंड में ठिठुर रहा है किसान अन्नदाता जिसकी मौतें हो रही है, उसके बारे में, मौत के बारे में भदौरिया साहब, उसके बदले में एनआईए बता रहे हैं। भदौरिया साहब, कोर्ट में भी एक सेकंड एक सवाल है अनुराग जी, एक सवाल है। कोर्ट में भी ये जानकारी दी गई कि सिक्स फॉर जस्टिस जैसे जो संगठन है जो खालिस्तान के लिए बात करते हैं, वो यहाँ पर अपना एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं और वो ये सब कर रहे हैं। ये सब जानकारी तो कोर्ट में भी दी गई है। तो इससे थोड़ी ना सरकार ने तमाम किसानों को, एक सेकंड, सभी किसानों को थोड़ी ना खालिस्तानी कह दिया। फिर नरेंद्र तोमर किससे बात कर रहे हैं? नरेंद्र तोमर किससे बात कर रहे हैं? फिर अंजना जी, मैं पूछना चाहता हूं तो फिर सरकार क्या करती है? एनआईए कब जगती है? इतने दिनों बाद एनआईए जगती है जब वो धरने पे बैठे। इसके पहले इसके मतलब एनआईए सो रही थी। इसके मतलब देश की एनआईए काम ही नहीं कर रही है सरकार। इसके मतलब आप जो यहाँ बदमाश लोग हैं, जो जिसके वजह से देश की सुरक्षा खतरे में घूमते रहे, जब धरने में आए तब आपको याद है
अभी मैं जो समाजवादी पार्टी की राय रखी है, जो बीजेपी के नेता ने नहीं कहा वो बात। लेकिन शाहनवाज जी आप लोग हौले हौले बस बोलने का क्या अर्थ है? जो बात हमने नहीं कही वो बात ये कह रहे हैं। सुनिए सुनिए, बड़ी तस्वीर को समझिए। हौले हौले बोलने का क्या अर्थ है सर? एनआईए आपके पास है, आप नोटिस भेज रहे हैं। एक सेकंड, आप गाना गाने वालों को नोटिस भेज रहे हैं, सिंगर्स जो इनका समर्थन कर रहे हैं उनको आप नोटिस भेज रहे हैं, तो फिर पकड़िए ना। अगर वाकई टेररिस्ट का या फिर जो देश विरोधी तत्व है उनका पेनिट्रेशन हो गया तो उनको पकड़िए। पकड़ते हैं, सही सवाल किया, सिर्फ बोलते रहते हैं, ट्विटर पर लिखते हैं। जो किसान भाई हैं उनके लिए ठीक है, दर्द है। एक बार भदौरिया साहब बात पूरी कर ले। भदौरिया साहब, लेकिन सरकार तो बात कर रही है ना, नरेंद्र तोमर तो किसान संगठनों से ही बात कर रहे हैं ना। देखिए, मैं कह रहा हूं इसके मतलब इनके मंत्री जो कैबिनेट मंत्री हैं उनको हटा देना चाहिए। जो 10-10 की दौर की मीटिंग अगर सफल नहीं कर पा रहे हैं, वो किसानों को समझाने में विफल है, तो ऐसे तो मंत्री भी नहीं रहना चाहिए ना। एनआईए भी इस तरह की इतनी फेलियर एनआईए इतने फेलियर मंत्री हैं, तो क्यों मंत्री इस देश के अंदर में भाई जो हम किसान, जो देश के किसान, हिंदुस्तान के किसान है उनको नहीं समझा पा रहे, उनकी समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे। बताइए, किसान धरने पे बैठेगा तो आप उसको आतंकवादी विरोधी बता देंगे। अगर बेरोजगार युवा अपनी नौकरी मांगेगा, पूरी तरह को मांगेगा अंजना जी, ये पूरी तरह गुमराह कर पूरे गैंग बता देंगे। अगर महिला सुरक्षा के ऊपर आवाज उठाई जाएगी तो आप उसमें विदेशी फंडिंग बता देंगे। अगर कोई नेता अगर सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है तो ईडी सीबीआई चली जाएगी और सरकार में शामिल हो जाएगा मुकर्रर जैसे लोग पूरी तरह से आप पूरा देश देख रहा है। जो भी अंजना ओम कश्यप जी, आपका ये प्रोग्राम हल्ला बोल पूरे देश में लोग इंतजार करते हैं, इस प्रोग्राम को देखते हैं, और जो देश देख रहा है कि भदौरिया जी पूरी तरह गुमराह कर रहे हैं लोगों को। जो बातें हमने नहीं कही वो भी कह रहे हैं। विपक्ष को देशद्रोही बताते जरा इनको शांत कीजिए तो मैं जवाब देता हूं। ठीक है भदौरिया साहब, शाहनवाज जी आप जवाब दीजिएगा। एक बार मेजर सिंह के पास मुझे चलने दीजिए। एक सेकंड सर, मैं आ रही हूँ, एक सेकंड। मेजर सिंह साहब, लेकिन अब जबकि सरकार ने ये प्रपोजल दिया है, एक बार इन दोनों की बात हो जाए फिर शाहनवाज जी जवाब दीजिएगा। मेजर सिंह साहब, सरकार के प्रपोजल पर आपकी क्या राय है, बताएं। प्रपोजल तो देखो, ये प्रपोजल तो जब के हम आए हैं तब के दे रहे हैं। ये प्रपोजल कोई बात नहीं है। प्रपोजल, मैं तो एक बात कहता हूं कि ये प्रधानमंत्री जी हैं जो उनके पेट में कुछ और है, जुबान में कुछ और कहते हैं, उसका मतलब कोई और निकलता है। ये तीनों बात एक बात करे, जो पेट में है वो जुबान में निकले, जो जुबान से निकले उसका मतलब वो ही निकले। ये जो एमएसपी कहते हैं जारी रहेगी, बताओ जारी तो हम भी कहते हैं रहेगी, लेकिन किसके लिए रहेगी? ये अडानी और अंबानी के लिए रहेगी। किसान से 700-800 रुपए खेत आज को पूछे, बिहार से आते हैं, बिहार अभी भी धान पड़ा है, अभी भी लोगों के घर ट्रालियों धान पड़ा है, अभी भी 700 रुपए को बिक रहा है। हमारी गेहूं खरीदेंगे 1000 को, 700 को, 500 को। अडानी को जो खास रक्षा के लिए अडानी और अंबानी से उनको एमएसपी देंगे और उनसे ये खरीदेंगे। ये अपनी जुबान और अपने दिमाग और अपनी पेट की बात एक करें, फिर किसान इनके ऊपर विश्वास कर सकता है। शाहनवाज जी, ये भरोसा तो आपको जीतना है ना। आप सुन रहे हैं किसान नेता को शक क्यों हो रहा है आप पर? मैंने सुना 6% किसानों को अभी मिलती है सिर्फ एमएसपी। जिस भी ये पंजाब में सिर्फ मिलती है ना, इनके आंदोलन में पूरे देश के 94% किसान नहीं है। इनके आंदोलन के अंदर ये जो बिल है इसके पक्ष में भी बड़ी तादाद में किसान है। लोकतंत्र में क्या वही राय है? जो आंदोलन करे उसी की राय है, और जो आंदोलन न करे उसकी राय का कोई महत्व नहीं है। महत्व ये है कि इनकी राय अपनी राय होगी, लेकिन बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी तादाद में किसान इस बिल के पक्ष में भी हैं। आपने जो राय रखी वो आपकी राय है, और दूसरी बात ये है नहीं, बड़ी तादाद में है। देखिए, लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में सिर्फ एक ही पक्ष नहीं माना जाता। डेमोक्रेसी का वो सारा पक्ष है। हम तो आपसे कह रहे हैं, आपने एक लाइन ले लिया, आप मेजर सिंह साहब, आपने एक चीज का अंबानी अडानी, जब आप डिबेट में आते हैं उन्हीं का नाम लेते हैं। अरे साहब, एक बात को बार बार क्यों बोलते हैं? हम तो कह रहे हैं किसानों से उनका हक नहीं छीना जाएगा। आपने कहा नहीं देंगे, नहीं, एकदम नहीं। आप मेजर सिंह साहब, आपका मेजर सिंह कसेल साहब, आपका न छीन के देने वाले हैं, न आपका हक मारने वाले हैं।
किसानों की हित की उपेक्षा हमारी सरकार के रहते कोई नहीं कर सकता। किसानों का लिए जो दर्द इस सरकार को है, ये आपकी सरकार है, ये आपकी अपनी सरकार है। ठीक है, आपने तय कर लिया कि नहीं हम सिर्फ आंदोलन ही करेंगे तो अलग बात है। अगर आप ये माने कि सरकार से बातचीत कर रहे हैं, आखिर आप बातचीत कर रहे हैं तो कोई हल निकालिए ना। लोगों की रोटी सिर्फ देखिए, कोई भी जिद चाहे सरकार की, कोई रोटी नहीं छीनने वाली। किसान भाइयों का हक उनको पूरा मिल रहा है, मिलेगा। हम लोगों ने पहले कहा न मंडी खत्म होगी, न आढ़त खत्म होगा, न एमएसपी पर कोई दिक्कत दुश्वारी नहीं होगी। लेकिन एक बात बताइए, एक बात बताइए मेजर सिंह साहब एक बात बताइए, ये क्या रैली जो 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने वाले हैं उससे समाधान निकल जाएगा? उसका मकसद क्या है? अरे उससे देखो हम देश के बशिंदे हैं, हम वो ट्रैक्टर रैली पूरी परेड फौजियों की तरह परेड करेंगे और झलकियां दिखाएंगे किसानों की, कि किसानों के बच्चे कौन से स्कूल में जोगी साहब कहते हैं कि हमने इतने बच्चे पढ़ा दिए। मैं भी यूपी में भी रहता हूँ, शाहजहांपुर में, जाके देखो स्कूलों में बैठने के लिए कोई डेस्क नहीं है, कोई स्कूल में हाजिरी नहीं है और 300 बच्चे को एक टीचर पढ़ाता है। उनने भी आगे अपने टीचर रखे हुए हैं, उनने आगे तनख्वाह 100 रुपए दिहाड़ी के ऊपर रख के तो यहाँ वहाँ बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वहां जाके फील्ड में देखें, फिर बात करें, फिर बात होगी। ये व्यापारी जमात है, व्यापारी लोग किसानों के नहीं। आज पूरे देश में आप कहीं चले जाएं, पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं है। वीरपाल जी का एक रिएक्शन वीरपाल जी को दिखाइए एक बार। वीरपाल जी, ये कहीं किसानों के लिए जितना हमारी सरकार ने किया उतना आज तक किसने किया है? ठीक है, हम आपके हमदर्द हैं, लोगों ने आपको कह दिया कि हम आपके दुश्मन हैं, ऐसा नहीं है। हम आपकी चिंता करने वाले लोग हैं, ये सरकार आपकी चिंता कर रही है। अगर बिल के बारे में सरकार ने कहा कि 1.5 साल स्थगित कर लें, पर चर्चा कर लें, आप चर्चा के लिए भी तैयार नहीं है तो कैसे काम चले? आपको हल निकालना होगा ना। वीरपाल जी को दिखाइए। वीरपाल जी, क्या सरकार के सुझाए रास्ते पर चलना इस वक्त किसानों के लिए अच्छा सौदा होगा? सीधा सवाल। हाँ बिल्कुल, मैं मानता हूँ अच्छा सौदा होगा। देखो, जैसे आपको मालूम है कि सरकार ने किसानों की एमएसपी मान ली, एपीएमसी मान ली और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी अमेंडमेंट मान लिया। हाँ। और जितने भी 3 बिल हैं इनमें भी संशोधन की बात मान ली। यानी कि किसान भाइयों ने बताया है कि 85% अमेंडमेंट कर दिया इन बिलों में भी। और अब जैसे कि आप बता रहे हैं, किसान भाई भी बता रहे हैं कि सरकार ने कह दिया 1 से 1.5 साल तक ये बिल बिल्कुल सस्पेंडेड रहेंगे, कोई लागू नहीं होगा। इसलिए मेरा तो कहना ये है एज ए एग्रीकल्चर एक्सपर्ट कि किसान भाइयों को इस समय बिल्कुल सोचना चाहिए, मानना चाहिए। बहुत दिन हो गए बॉर्डर पर बैठे हुए इतनी ठंड में, तो किसान खुशहाल, देश खुशहाल, जय जवान जय किसान। इसलिए मैं कहता हूँ किसान भाइयों को इतना हठधर्मिता नहीं दिखानी चाहिए। बिल्कुल किसानों को मानने का अब मौका आ गया है, इससे अधिक नहीं सोचना चाहिए। मैं युद्धवीर सिंह से भी कहना चाहूंगा, युद्धवीर सिंह जी आप सब जानते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया हो चुका है, आप सब जानते हैं, लेकिन हम भी गहराई से जानते हैं, आप खूब पता है। लेकिन मैं अंजना जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा किसान भाइयों को इस समय बहुत अच्छा मौका है और किसान भाइयों की जीत हो रही है। मैं यहाँ तक कहूंगा, देखो किसान भाई जो कह रहे हैं वही बात माननी जा रही है। इसलिए सरकार बिल्कुल इनकी किसानों के साथ अपना फैसला करने के लिए तैयार है, फैसला क्या इनकी सारी बात मानने के लिए तैयार है। अब किसान भाइयों को मेरे हिसाब से तो मैं बहुत अच्छा मौका है, किसान भाइयों की जीत है, ये किसान भाइयों की जीत है। किसान भाइयों को बोलने दीजिए, युद्धवीर जी जवाब दे रहे हैं। युद्धवीर जी जवाब दीजिए। देखिए अब आप मेरी सुन लें। वार्ता में हम जा रहे हैं, जानकारी हमको है या शिषपाल जी आपको है? क्या स्थिति है वो हम जानते हैं, क्या पोजीशन है। देखिए अंजना जी, मैं एक बात बताता हूँ, रवैया सुने आप। हमारे 3 वार्ता में जा रहे हैं, सुनो युद्धवीर सिंह जी, वार्ता में जा रहे हैं, आपको मालूम है, हमें तो बताइए, हमको भी तो बताइए। अरे वीरपाल जी ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, लड़ाई नहीं। आपने कुछ कहा है, जवाब सुनिए। वीरपाल जी जवाब सुनिए। मैं आपके बीच में बोला नहीं, मेरी बात सुनो, चिल्लाओ मत। तीन व्यक्ति हमारे हिमाचल गए, 3 व्यक्ति हिमाचल गए इस आंदोलन के लिए। सरकार ने तीनों को पकड़ के बंद कर दिया। बीजेपी की सरकार है हिमाचल में, उनका कसूर इतना था कि वो आंदोलन की तैयारी में किसानों को बताने के लिए और एक हमारा जो संगठनात्मक काम करने के लिए गए थे। हमारे उड़ीसा से
जो है बसें में बैठ के हमारे लोग यहाँ हिस्सा लेने आ रहे थे। 4 दिन से यूपी पुलिस उनको यूपी में घुमा रही है, टॉर्चर कर रही है, उनको दिल्ली तक पहुंचने नहीं दे रही है। हमारे लोगों को 150 से ज्यादा लोगों को एनआईए के नोटिस दिए गए हैं जो लंगर सेवा कर रहे थे या जिनकी बस जो ट्रांसपोर्टर थे या जो गायक थे या जिन्होंने शहीदों को कुछ आर्थिक मदद देने का प्रयास किया। ये वातावरण बना रहे हैं आप बातचीत का, और बातचीत का इस तरह के वातावरणों में बातचीत होती है। आप टॉर्चर कर रहे हैं, आप हम सड़कों पे बैठे हैं, हम सड़कों पे खाना बदोश नहीं है, हमारे घर हैं, नहीं हमारा सबका आप जो तकलीफ बता रहे हैं युद्धवीर जी वो जायज है, लेकिन अब मैं आपसे 2 सवाल पूछती हूँ, उसका सीधा जवाब दीजिएगा। सवाल नंबर 1 वो ये है कि अब आपके लिए कृषि कानून एक इंपॉर्टेंट इशू है या फिर वो इशू भी है कि एनआईए को नोटिस क्यों गए, आखिर हमारे लोगों को जो टॉर्चर किया जा रहा है उसका क्या जवाब है? और दूसरा, 1 सेकंड सर, दूसरा देखिए ट्रैक्टर रैली आप निकालने पर अड़े हुए हैं, आप सरकार को एम्बैरेस करना चाहते हैं, लेकिन 26 जनवरी किसी सरकार का नहीं होता, 26 जनवरी देश का होता है। कहीं सरकार को एम्बैरेस करते करते आप देश को तो एम्बैरेस नहीं कर देंगे? अच्छा, दोनों सवाल का जवाब युद्धवीर जी। ये बहुत अच्छी बात कही, ये बहुत अच्छी बात कही। पहले तो मैं 26 जनवरी का जवाब देता हूं। हम 26 जनवरी को हमने कभी नहीं कहा कि हम कोई 26 जनवरी को कोई प्रदर्शन या कोई सरकार पे अटैक करने आ रहे हैं, हम लाठियां लेके आ रहे हैं या बंदूक लेके आ रहे हैं। हमने निवेदन किया हम 26 जनवरी को तिरंगे झंडा, राष्ट्रीय झंडे के साथ अपनी एक परेड निकालेंगे। जिस तरह से परेड निकलती है हम भी उसको सेलिब्रेट करेंगे। और हमने सरकार के फंक्शन को ध्यान में रखते हुए हमने वो जो हमारे कुछ साथी कह देते थे कई दफे राजपथ जाएंगे, लाल किला जाएंगे, हमारे नेतृत्व ने उस कंफ्यूजन को दूर किया कि हम उस कार्यक्रम को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हमारा समय उनके समय से अलग होगा। सरकारी कार्यक्रम जब खत्म हो जाएगा तो हम रिंग रोड पे अपना बार अपना जो है सेलिब्रेट करके तिरंगे झंडे के साथ सेलिब्रेशन करना, अगर ये राष्ट्रद्रोह है या कोई किसी को खतरे में डालने वाली बात है, हम इस देश के बासिंदे हैं, हमको भी हक है सेलिब्रेशन का। आपको ऐतराज क्या? ठीक है, शाहनवाज जी जल्दी से जवाब। युद्धवीर जी, जो लोग भी सुन रहे होंगे उनको ये लग रहा होगा कि आप इतने अच्छे से और इतनी मासूमियत से आपने ये बात कही है कि हमें अपने 26 जनवरी को सेलिब्रेट करें। एकदम सही कहा आपने, लेकिन आप ये बताइए क्या हर साल आप इस तरह परेड में आते हैं, ट्रैक्टर की रैली निकालते हैं? हम तो आपसे यही कह रहे हैं कि जिस दिन 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है, ये ईद, होली, दिवाली की जगह ये राष्ट्रीय पर्व तो ये है 15 अगस्त और 26 जनवरी। एक दिन तो कम से कम किसान जवान के लिए छोड़ दें, वो तो अपनी देश की ताकत दिखाने का दिन है। उस दिन देश के सैनिक का शौर्य पूरे दुनिया में दिखता है, पूरे दुनिया में उसकी चर्चा रहती है। तो आप नहीं चाहेंगे कि हमारे सैनिकों का शौर्य दिखे, हमारी ताकत दिखे, या उस दिन चर्चा ये हो कि किसान ट्रैक्टर रैली कर रहे हैं, भले आप झंडा लगा ले। इसलिए मैं आपके देशभक्ति को सलाम करते हुए कहता हूं, आपको विचार करना चाहिए कि कम से कम राष्ट्रीय त्यौहार के दिन आपको पूरा फोकस जवानों की शौर्य पे हो, हमारे और आपके शौर्य पे नहीं हो। देश का जवान जो हमारी रक्षा करता है, बॉर्डर पर खड़ा है, जो शहादत का जाम पीकर भी जो प्राण की आहुति देकर अपनी शौर्य को दिखाता है, उसको कम से कम किसी तरह से भी प्रभावित नहीं करना चाहिए। शाहनवाज जी, आप शाहनवाज जी, मैंने शुरू में ही ये कह दिया कि सरकार का कार्यक्रम हम खुशी होती है क्योंकि जवान हमारे भाई हैं, हमारे बेटे हैं, हम ही जवान देते हैं। जवान कहीं और से नहीं आते हैं, जवान यहाँ इससे चांदनी चौक और उससे नहीं जाते हैं, खारी बावली से। इन गांवों के बेटे जाते हैं, वही फौज में हम ही देते हैं जवान भी। और हमको गर्व है अपने बच्चों को जब राजपथ पे निकलते हैं, उनके कार्यक्रम के उनके नजदीक से भी हम नहीं निकलेंगे। और मैंने कह दिया वो समय जब वो कंप्लीट हो जाएगा, सरकारी सेलिब्रेशन पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम अपने ट्रैक्टर परेड और अपना सेलिब्रेशन शुरू करेंगे। उस दिन जवानों की चर्चा रहने दीजिए ना, आपने जो उनके शौर्य की चर्चा रहने दीजिए, ये तो भारत की ताकत की चर्चा रहने दीजिए, बस यही गुजारिश। देखिए, तो अभी तक मामला सुलझा नहीं है और वही इस बहस में भी अटक गया। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन बैठक से क्या निकला इस पर रहेगी आज तक की नजर। देखते रहिए आज तक। प्रेजेंटेड बाय कोरोनिल किट, कोरोना रोगियों के लिए रिसर्च बेस्ड रामबाण।
थक गए? हाँ, मुझे डायबिटीज है। मुझे भी है। ये लो मेघदूत मधुशून्य, मैं इसे पिछले 20 साल से यूज कर रहा हूँ। ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। अरे वाह। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बनाओ। सोशल मीडिया पर कई ऐसी खबरें होती हैं जिसकी सच्चाई क्या है, ये एक बड़ा सवाल होता है। इन दिनों नॉर्वे में कई मौतों के रिपोर्ट की काफी चर्चाएं चल रही हैं। दावा है कि कोविड-19 की वैक्सीनेशन के बाद ये मौतें हुई हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स दुनिया की जनसंख्या को जबरन टीकाकरण के जरिए कम करना चाहते हैं। इस दावे को आधार देने के लिए एक पुराने अखबार के आर्टिकल को भी वायरल किया जा रहा है। कई फेसबुक यूजर्स ने आयरलैंड के एक अखबार द सॉवरेन इंडिपेंडेंट के साल 2011 संस्करण की एक तस्वीर भी पोस्ट की है, जिसके फ्रंट पेज की हेडलाइन कहती है डीपॉपुलेशन थ्रू फोर्स्ड वैक्सीनेशन, द जीरो कार्बन सोल्यूशन। सामने वाले पेज में बिल गेट्स की एक तस्वीर भी है। तस्वीर के साथ सोशल मीडिया पर कैप्शन में लिखा गया है कि हम क्या चाहते हैं, बिल गेट्स और डीपॉपुलेशन। इंडिया टुडे के एंटी फेक न्यूज वॉर रूम की ओर से इस वायरल खबर की पड़ताल की गई। इंडिया टुडे एंटी फेक न्यूज वॉर रूम के सहयोगी चयन कुंडू ने इसकी पड़ताल की तो पाया कि द सॉवरेन इंडिपेंडेंट की ओर से साल 2011 का ये लेख गलत तरीके से वायरल किया गया। दरअसल बिल गेट्स ने कहा था कि टीकाकरण से बच्चों के मृत्यु दर में कमी आ सकती है, जिसके कारण जन्म दर और जनसंख्या वृद्धि में भी कमी आती है। कीवर्ड के जरिए खोजने पर पाया गया कि वायरल अखबार की जो तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चित है वो द सॉवरेन इंडिपेंडेंट के चौथे संस्करण की है, जो साल 2011 में प्रकाशित हुई थी। कई मौकों पर बिल गेट्स ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवा में सुधार करके जनसंख्या वृद्धि को वास्तव में कम किया जा सकता है। साल 2012 में एक इंटरव्यू और फिर 2018 में एक यूट्यूब वीडियो में भी उन्होंने इसी बात पर जोर दिया था। 2011 में प्रकाशित फोर्ब्स पत्रिका के एक लेख में बिल गेट्स ने आंकड़ों से पाया था कि जिन देशों में बाल मृत्यु दर कम है वहाँ जन्म दर में भी कमी देखी गई है। जनसंख्या नियंत्रण और टीकाकरण के संबंध में गेट्स द्वारा इस तरह के उदाहरणों के कई बार गलत तरीके से इस्तेमाल भी किए गए हैं। आप देखते रहिए आज तक, और हाँ, मास्क लगाना ना भूलें, क्योंकि कोरोना को मात मास्क के साथ। तो किसानों और सरकार के बीच फिर से कल बैठक होनी है। किसान आज बातचीत कर रहे हैं कि आखिर सरकार के 1.5 साल तक कानून को रोकने के प्रस्ताव पर उनकी क्या राय है। इस खबर पर है हमारी नजर, इसी पर आप देख रहे थे चर्चा, देखते रहिए आज तक। थक गए? हाँ, मुझे डायबिटीज है। मुझे भी है। ये लो मेघदूत मधुशून्य, मैं इसे पिछले 20 साल से यूज कर रहा हूँ। ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। अरे वाह। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बनाओ। आपके फेवरेट स्टार आखिर मुंबई में क्या कुछ कर रहे हैं, और ये क्या आयुष्मान ने अब ये कौन सा नया लुक अपनाया है, और आखिर परिणीति चोपड़ा इतनी जल्दीबाजी में कहां जा रही हैं? साथ ही साथ सारा अली खान को कहां स्पॉट किया गया, आपको आपके फेवरेट सेलेब्स की जानकारी हम देंगे। फिल्म कहूं ना प्यार है से फेमस हुई अभिनेत्री अमीषा पटेल को स्पॉट किया गया मुंबई के एक सैलून के बाहर। हॉट पैंट, ऑफ शोल्डर टॉप और हाथ में कॉफी मग, इसी अंदाज में दिखी सारा अली खान। हालांकि सारा अली खान से फोटोज के लिए काफी रिक्वेस्ट किया गया, लेकिन सारा थोड़ी जल्दबाजी में दिखी। रुकिए मैडम।
विक्की डोनर, ड्रीम गर्ल, आर्टिकल 15 और बधाई हो जैसी फिल्मों में नजर आ चुके आयुष्मान खुराना को बांद्रा में स्पॉट किया गया। इस दौरान आयुष्मान का हेयर स्टाइल देखते ही बन रहा था। सभी की नजरें सबसे ज्यादा आयुष्मान के सनग्लास की ओर रहीं। कैसे हो भाई सुनो मुझे बोलो, तुम बोलो। इधर से परिणीति चोपड़ा को मुंबई के एक डांस क्लास के बाहर स्पॉट किया गया। परिणीति जी मैम थोड़ा आगे आइए मैम। अरे मैम वेट, मैम थोड़ा आगे मैम। न्यूज़ तक ब्यूरो। was presented by पतंजलि दंत कांति ओरल हाइजीन में देश का नंबर 1 टूथपेस्ट ब्रांड। थक गए? हाँ, मुझे डायबिटीज है। मुझे भी है। ये लो मेघदूत मधुशून्य, मैं इसे पिछले 20 साल से यूज कर रहा हूँ। ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। अरे वाह। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बनाओ। आप देखते रहिए आज। और हाँ, मास्क पहनना भूलिएगा नहीं। कोरोना को बात मास्क के साथ। आज तक के बेमिसाल 20 साल और एक नया अंदाज। आज तक के बेमिसाल 20 साल और एक नया अंदाज।
आज तक के वीडियोस देखिए HD क्वालिटी में भी। आज ही YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए आज तक HD चैनल, सबसे तेज सबसे ज्यादा। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कर लीजिए आज तक का मोबाइल ऐप। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कीजिए आज तक का मोबाइल ऐप। तमाम खबरों को देखने के लिए, पढ़ने के लिए आजतक.in पर जरूर जाएं। और हां, इन तमाम खबरों के लिए अब आप आज तक के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। हल्ला बोल में आप देख रहे थे चर्चा। इधर ट्रैक्टर रैली निकालने पर किसान अड़े हैं, दूसरी तरफ सरकार की पेशकश पर भी लगता है मुश्किल ही है मानना। देखते रहिए आज तक। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि बॉडी लोशन, ब्यूटी क्रीम, गोल्ड क्रीम, मॉइस्चराइजर, स्किन का ख्याल रखे हर हाल नेचुरली। सह प्रायोजक स्लिम, स्मार्ट और फिट रहें। जॉली फैट गो, जैसा नाम वैसा काम। माई फेयर फेस वॉश, रूप संवारें, त्वचा निखारें। दिव्या बोले तो परफेक्ट फिट, इंस्टेंट हिट। दिव्या अंडरवियर बनियान। सिम्को ऑक्सीवेदा कोल्ड क्रीम एंड बॉडी लोशन। ला ब्यूटी का एंटीवायरस बॉडी वॉश विद CPC टेक्नोलॉजी। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। IMC श्री तुलसी अपनाएं, इम्यूनिटी बढ़ाएं, स्वस्थ जीवन पाएं। चुटकी भर पुष्प शाही हींग, स्वाद का सुपरस्टार। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। MDH बिरयानी मसाला, असली मसाले सच सच। MDH मैदा, ट्रांस फैट, कोलेस्ट्रॉल रहित पतंजलि बिस्कुट खाइए और स्वस्थ रहिए। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में लगी आग से 5 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री उद्धव ने दिए जांच के आदेश। पुणे के लिए रवाना डिप्टी CM अजित पवार। वैक्सीन प्लांट को नुकसान नहीं। पहले चरण में वैक्सीनेशन करा चुके वाराणसी के लोगों से कल प्रधानमंत्री मोदी करेंगे बात। दूसरे चरण में खुद भी लगवाएंगे टीका। किसान आंदोलन के बीच मोदी सरकार पर सबसे बड़ा सर्वे आज तक पर जानिए देश का मिजाज। आज रात 8 बजे से लगातार। सरकार के प्रस्ताव पर किसानों का मंथन। मीटिंग खत्म होने के बाद जारी करेंगे बयान। कल मंत्रियों के साथ 11वें दौर की बैठक। कश्मीर के पुंछ में फिर पाकिस्तान का पाप। सीमा पार से गोलीबारी में सेना का एक जवान शहीद। आर्मी दे रही है मुंहतोड़ जवाब। प्रेजेंटेड बाय कोरोनिल किट, कोरोना रोगियों के लिए रिसर्च बेस्ड रामबाण। को प्रेजेंटेड बाय वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बंगाल में मुस्लिम मतदाता किसका बनेगा भाग्य विधाता? यह सवाल इसलिए क्योंकि फुरफुरा के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी आज से बंगाल के रण में खुलकर उतर गए हैं। उन्होंने अपनी पार्टी के नाम का ऐलान किया है। उनकी पार्टी का नाम है इंडियन सेक्युलर फ्रंट। अब्बास सिद्दीकी जिस फुरफुरा शरीफ दरगाह के पीरजादा हैं, उसका प्रभाव बंगाल के करीब 100 सीटों पर है। कुछ महीने पहले तक पीरजादा ममता बनर्जी के ममता दीदी के समर्थन में थे, इसीलिए मुस्लिम वोटर्स TMC का माना जाता रहा था। मगर अब पीरजादा दीदी से खफा हो चले हैं और ओवैसी की पार्टी के साथ चुनावी समर में उतरे हैं। अब बंगाल की लड़ाई कैसी होगी, कैसा होगा घमासान, किसका होगा मुसलमान, इन सवालों की गूंज तेज हो चली है। ये रिपोर्ट देखिए। अब की बार बंगाल में मुसलमान लगाएंगे नहीं जापा, या अब की बार मुसलमान करेंगे ममता दीदी का बंटाधार, या अब की बार किंग मेकर बनने के लिए मुसलमान तैयार।
जो सोचना है वो सोचिए, लेकिन इतना जरूर है कि फुरफुरा के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी का यह ऐलान बंगाल की चुनावी राजनीति में कहीं गेम चेंजर न साबित हो जाए। कि हमारा जो एजेंडा है, संविधान की गणतंत्र जो अधिकार है, वो अधिकार पिछड़ा हुआ आदमी के पास पहुंच देना, उसका जो अधिकार उसको मिला देना। देखिए, जो हमारा विरोध में आएंगे उसी के साथ हमारे गणतंत्र का चुनाव लड़ेगा। बस शुक्रिया। सवाल असदुद्दीन ओवैसी साहब आपसे आए थे, क्या उसके साथ अलग से गठबंधन बनाएंगे असदुद्दीन ओवैसी? जब हम फंड का ऐलान करेंगे तब इंशाअल्लाह समझ जाएंगे। तो पीरजादा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन क्यों? समझिए इसे। फुरफुरा शरीफ देश की बड़ी दरगाहों में से एक है। पश्चिम बंगाल की सियासत में यहाँ 31% मुस्लिम वोटर्स हैं और 100 सीटों पर फुरफुरा शरीफ का प्रभाव है। मतलब ये कि फुरफुरा शरीफ जिसे चाहेंगे उसे बंगाल की कुर्सी दिलाएंगे। बीजेपी इस कदम से खुश है, ये अलग बात है कि वो जाहिर नहीं कर रही। वो एक नौजवान आदमी है, वो पार्टी कर रहा है, तो देखना चाहिए मानुस किस तरीके से उसके साथ जाएगा। इन्हीं पीरजादा के भरोसे वो वैसे भी बंगाल के रण में ताल ठोक रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक साहब रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है, वहाँ पर गया। फिर वहाँ पर पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब से मेरी बातचीत हुई और हमने फैसला लिया कि असेंबली के इलेक्शन में हम लड़ेंगे और अब्बास सिद्दीकी साहब के साथ ठहरेंगे और वो उनके साथ रहेंगे। उनका जो फैसला होगा हम उनके साथ जाएंगे। वैसे तो कांग्रेस और टीएमसी दोनों की नजर पीरजादा पर थी, लेकिन पीरजादा ने अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने का ऐलान करके टीएमसी की बाजी पलट दी। इसलिए टीएमसी परेशान है। बीजेपी का वोट कटुआ है, बीजेपी का वोट कटुआ, इसमें कोई तात्पर्य नहीं है, क्योंकि हम बंगाल के जनता जो है इतने बुद्धू तो नहीं है। टीएमसी भले ही अब्बास सिद्दीकी के सियासी शुभारंभ को हल्के में लेने की अदाकारी करे, लेकिन मालूम उसे भी है कि मुस्लिम वोट बंटने का गणित सियासत को कितना प्रभावित करेगा। बंगाल के भूगोल में मुस्लिमों के रोल को समझिए। सेंट्रल बंगाल में करीब 56.6% मुसलमान आबादी है, जबकि नॉर्थ बंगाल में 45.7%। वहीं पहाड़ी क्षेत्र में 14.9%, तो जंगल महल जोन में 9.1% मुस्लिम वोटर हैं। मुस्लिम मतदाताओं का वोटिंग का पैटर्न बताता है कि जीत में बड़ा फैक्टर वही है। साल 2014 और साल 2019 में मोदी लहर के बावजूद टीएमसी का वोट शेयर बरकरार रहा, क्योंकि तब मुस्लिम दीदी के साथ खड़ा रहा और पीरजादा भी। लेकिन अब हालात अलग हैं। अब तीखा होता जा रहा है बंगाल का घमासान, किसके साथ जाएगा मुसलमान। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। 100 सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं का प्रभाव है और इसी वजह से टीएमसी की चिंता बढ़ी हुई है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को पीरजादा में भी अपनी जीत दिखाई दे रही है, जिस तरह से उन्होंने अपनी पार्टी का ऐलान किया है। इस पर हम बातचीत करेंगे, आगे हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक और पश्चिम बंगाल में जाति और धर्म के समीकरण को साधने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर बंगाल की राजनीति में हिंसा और भड़काऊ भाषण का दौर लगातार जारी है, जहां पार्टियां गद्दार को परिभाषित करने की कोशिश में लगी हुई हैं। टीएमसी मौत तेरी मंजिल है, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। तो रोज अगर आप गोली मारेगा बोलेगा, तो मुझे आत्मरक्षा करना मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। जवाब मिल गए। जिस दिन से मुकुल राय तृणमूल छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किया, उसी दिन गद्दार सब बंगाल की राजनीति में आ गए। तृणमूल के गद्दारों को मार देंगे, काट देंगे, चीर देंगे। ये गूंज किसी दुश्मन देश से आर पार की जंग में नहीं है, बल्कि ये अंदाज बंगाल में चुनाव का है। पश्चिम बंगाल के सियासी मंचों से निकलती ये भड़काऊ आवाजें सड़कों को लाल रंग से लथपथ कर देती हैं। पार्टी कोई भी हो, हर किसी के दामन में खून के दाग लगने का आरोप लगते रहे हैं। 2 दिन पहले टीएमसी की कोलकाता की शांति रैली में गोली मारने के नारे लगे, तो हुबली में शुभेंदु की रैली में गोली मारने की गूंज सुनाई दी।
पश्चिम बंगाल की गलियों में बीजेपी कार्यकर्ताओं के गोली के नारे ममता सरकार को हजम नहीं हुए। बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनकी जमानत याचिका रद्द कर दी गई। अब बहस गद्दार कौन और बंगाल का वफादार कौन पर छिड़ गई है। जिस दिन से मुकुल राय तृणमूल छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किया, उसी दिन ये गद्दार सब बंगाल की राजनीति में आ गया। जो लोग तृणमूल से भाजपा में आ रहे हैं उसे ये लोग गद्दार बोल रहे हैं। कौन जय श्री राम बोल के डंडा मार के गाड़ी मोटर बाइक तोड़ रहा है। और एक बात हम कहने चाहते हैं, अगर रोज अब कुत्ता को भी जाके काटेगा ना, लात मारेगा, एक दिन कुत्ता भी भोग देगा। तो रोज अगर आप गोली मारेगा बोलेगा तो मुझे आत्मरक्षा करना मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। गोली और गद्दार की सियासत में अब गंगा जल की एंट्री हो चुकी है। चंदन नगर में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के सभा स्थल का तृणमूल महिला कांग्रेस की तरफ से गंगा जल और शंख की ध्वनि से शुद्धिकरण किया गया। यज्ञ का आयोजन किया गया। जिस बंगाल में चुनाव का एजेंडा विकास और स्थानीय समस्याएं होनी चाहिए थी, वहां गोली, गद्दार और चीरफाड़ के नारे लग रहे हैं। कुर्सी का अग्निपथ लाल रंग से लथपथ हो रहा है। आज तक ब्यूरो। राज्य चरित का ये रक्त चरित हर किसी को हैरान और परेशान कर रहा है, लेकिन नेताओं को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसी के जरिए अपनी राजनीति को चमकाने में लगातार ये तमाम पार्टियां लगी हुई हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ शंखनाद का हिस्सा बन चुके हैं। उनका तारुफ परिचय आपसे करवा देती हूं। डॉक्टर सुकांता मजूमदार, जो कि सांसद और प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही अर्पिता घोष, राज्यसभा सांसद और प्रवक्ता टीएमसी के, हमारे साथ मौजूद हैं। शुरुआत अर्पिता घोष आपसे करते हुए, ये मार देंगे काट देंगे इस वाली राजनीति पर हम आएंगे, लेकिन उसके पहले मुस्लिम मतदाता के बंटने का कितना ज्यादा डर है टीएमसी में, क्योंकि पीरजादा ने दीदी को हराने के लिए अपनी पार्टी का ऐलान कर दिया। पहली बात तो ये है, जब तक कोई पीरजादा या फुरफुरा शरीफ कुछ भी बोलिए, वो जब तक वो एक धर्म का मुद्दा है तो दूसरी है। अगर वो पॉलिटिकल पार्टी बना लेते हैं तो लोग उसको पॉलिटिकल पार्टी ही देखेंगे। और बंगाल के लोग इस बार भी विकास के ऊपर वोट करेंगे, डेवलपमेंट के ऊपर वोट करेंगे, ना कि कोई ऐसा मुद्दे पे वोट करेंगे कि आप लोग देख लीजिएगा, आगे चल के चुनाव के बाद देख लीजिएगा रिजल्ट की ममता बनर्जी बंगाल के लोगों के दिल में रहते हैं और वो विकास के लिए काम किए हैं। वो आगे चल के लोग उनके साथ ही रहेंगे, ये आपको दिखाई देगा। डॉक्टर सुकांता मजूमदार वो कह रही हैं कि विकास पर ही जनता वोट करने वाली है पश्चिम बंगाल की, और बीजेपी जितनी भी चाल चल रही उसमें वो कामयाब नहीं होगी। साथ ही पीरजादा उनके मैदान में आने से तो बीजेपी काफी ज्यादा खुश हो गई है। देखिए, बीजेपी किसी की भरोसे पे कभी नहीं रहती। बीजेपी एक संगठनात्मक बेस पार्टी है, आप जानते हैं, इसलिए हम अपने संगठन के भरोसे ही लड़ते हैं। और कहां तक डेवलपमेंट की बात हुई, तो जब पश्चिम बंगाल में जब सारे देश के साथ कोरोना का प्रभाव भरा, तब डिफरेंट स्टेट्स से कितने सारे लोग जो हमें परिजाई श्रमिक जिसे बोलते हैं, अदर स्टेट में माइग्रेंट लेबर्स बोलते हैं, उस अदर स्टेट से पश्चिम बंगाल आने की कोशिश कर रहे थे। और हमारे ममता बनर्जी आदरणीय मुख्यमंत्री जी उन्हें रोक रही थी कि वो कोरोना एक्सप्रेस लेके आ रहे हैं। तो इससे पता चलता है ना, जहां पे डेवलपमेंट होता है लोग काम के लिए वहां जाते हैं, वहां छोड़ के नहीं जाता। अगर यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है तो यहाँ से करोड़ों के संख्या में माइग्रेंट लेबर्स क्यों अदर स्टेट में जाते हैं काम करने के लिए। मैं जिस डिस्ट्रिक्ट में काम करता हूँ या उत्तरी बंगाल में जो हमारे क्षेत्र है, अगर माइग्रेंट लेबर्स की बात करेंगे, फिर बीजेपी का नेता होने के नाते आपको तमाम दूसरे राज्यों के सवालों के जवाब भी देने होंगे। लेकिन मैं ये पीरजादा साहब के आ जाने से आप लोग इतने खुश क्यों हो रहे हैं? चुनाव वो लड़ रहे हैं, पार्टी उन्होंने बनाई, मुसलमानों के रहनुमा वो बनने की कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी इतने खुश क्यों है? देखिए, बीजेपी की खुशी या दुख की बात नहीं है, ये किसी की भी संवैधानिक अधिकार है। कोई भी चाहिए अपनी पार्टी बनाए, पार्टी बना के अपने मैदान में आ सकती है। ममता बनर्जी ने भी कभी अपनी पार्टी बनाई थी कांग्रेस से टूट के आके, तो ये उनका हक है, संवैधानिक अधिकार है। बीजेपी अपने भरोसे, अपने संगठन के भरोसे इलेक्शन में लड़ेगी और जीतेगी भी। अर्पिता घोष, लेकिन ये जो टीएमसी के नेताओं की ओर से भाषा बोली जा रही है, कुत्ता काटेगा तो कभी तो उसका धैर्य जवाब देगा, और ये कौन सी भाषा है? टीएमसी के पास क्या मुद्दों की कमी है? क्या बीते 10 सालों में आप लोगों ने कोई भी ऐसा कामकाज नहीं किया कि उसकी चर्चा कम और कहीं ज्यादा आपके नेताओं के बड़बोलेपन की चर्चा ज्यादा हो रही है चुनावों में?
आपको बीजेपी के भाषा सुनाई नहीं दे रहे, शायद टीएमसी के भाषा सुनाई देते हैं। तो ऐसा है कि मुझे पर्सनली मुझे ये पसंद नहीं है कि कोई भी भाषा ऐसी बोली जाए पॉलिटिक्स में, ताकि शालीनता के बाहर है। हमें लगता है कि ये शालीनता से अंदर रखना चाहिए, भाषा सही होना चाहिए। पर कभी कोई बोल देते हैं तो ये हम इसके पीछे नहीं खड़े हो जाते हैं कि ये सही बोला है, ये हम लोगों ने कभी नहीं बोलते हैं। हम उसको उसके जवाब बड़बोले नेताओं पर लगाम फिर क्यों नहीं लगाती है टीएमसी? और बीजेपी के लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर ज्यादा देख रहे हैं, अपनी पार्टी के लोगों को रोकिए पहले। लगाते नहीं है, आपको कैसे पता चला? एक के बाद एक हर रोज बड़बोड़े बयान, विवादास्पद बयान। पार्टी के अंदर इसके लिए पार्टी इसका बंदोबस्त करती है और उनको तैनात किया जाता है कि ऐसे भाषा ना बोले, क्योंकि हम इस भाषा के विरोध में हैं। और अपोजिशन में जो भाषा आते हैं बंगाल में, इसका कोई मतलब हम लोग कभी सुने ही नहीं थे, ऐसा भाषा यहाँ पे चल रहा है। तो ठीक है अर्पिता घोष जी, आपकी बिल्कुल साफ आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं चाहूंगी कि जल्दी ही दुरुस्त किया जाए ताकि स्पष्ट तौर पर हमारे दर्शक सुन पाएं कि टीएमसी की प्लानिंग क्या है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो कहीं ज्यादा खुश हो गई है, क्योंकि मुस्लिम वोटर अगर बटेगा तो सीधे सीधे वो अपना फायदा देख रही है। लेकिन डॉक्टर सुकांता मजूमदार, आप लोगों की भी नजर तो टीएमसी पर ही है ना? तोड़ दो फोड़ दो सारे नेताओं को टीएमसी के अपने बीजेपी में खींच कर ले आओ। थोड़े दिनों के बाद तो बीजेपी और टीएमसी में फर्क करना तक मुश्किल हो जाएगा। बीजेपी के पास अपने कोई नेता नहीं है क्या पश्चिम बंगाल में? देखिए, बीजेपी किसी नेता को टीएमसी से तोड़ के नहीं ला रही है। बीजेपी बहुत सारे टीएमसी के जो नेता है वो खुद अपने आप से डिसीजन लेके भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का बहुत सारा एस्पिरेशन था, लेकिन कहीं से पैराशूट से भाई को टपक गया। इसके वजह से तृणमूल कांग्रेस के अंदर बहुत सारे नेताओं हैं जो नाखुश है, जिन्होंने जिंदगी दी है तृणमूल कांग्रेस के लिए अपनी, वो नाखुश है, इसलिए वो टीएमसी को छोड़ के आ रहे हैं। और आप उनको कैसे खुश कर सारे रहे हैं? नेताओं के एप्लीकेशन है, लिस्ट है। नाखुश हैं डॉक्टर सुकांता, तो बीजेपी कैसे खुश कर रही है उनको? देखिए, बीजेपी अपने जो भी आ रहे हैं टीएमसी के लीडर्स को, उनको जो जिस पद सम्मान के अधिकारी है, हम उनको सिर्फ उतना सम्मान दे रहे हैं। देखिए, सम्मान सबसे बड़ी चीज होती है, टीएमसी में जो नहीं होता, क्योंकि टीएमसी में एक ही पोस्ट होता है और बाकी सब लैंप पोस्ट होता है। टीएमसी में एक ही पोस्ट है, वो एक ही परिवार है, जैसे कांग्रेस का हाल है, उसका ही कार्बन कॉपी है पश्चिम बंगाल, या कांग्रेस लाइट बोल सकते हैं आज के भाषा में, वो है टीएमसी की कांग्रेस। उसमें एक आदमी, एक ममता बनर्जी और उनके साथ उसका आधा भाई, इनका ही चलता है, बाकी किसी का भी कुछ नहीं चलता। लेकिन तो ममता बनर्जी के सामने जो अपने कौन सा नेता है बीजेपी का पश्चिम बंगाल में जो उनके सामने खड़ा हो पाए और क्या बीजेपी कह पाए कि यह हमारे मुख्यमंत्री होंगे? देखिए, मुख्यमंत्री हमारे जो विधायक दल चुने जाएंगे वो चुनेंगे, या पार्टी का आला कमान जो हमारा है वो चुनेंगे। लेकिन अभी इसमें बहुत सारे नेता है, बंगाल के जो लोकल पेपर्स है, हमारे जो स्टेट के प्रेसिडेंट है दिलीप घोष जी, उनको कभी पूछा जाता था आपका फेस कौन है, और बाद में उसी पोर्टल में या उसी न्यूज चैनल में दिखाया गया कि प्रोबेबल 5 फेसेस ऑफ बीजेपी फॉर सीएम। तो है, इसलिए दिखा रहे हो, हम किसी का नाम नहीं लेना चाह रहे हैं। दिक्कत हो जाएगी ना कि किसी एक चेहरे को आगे कर दे तो बीजेपी में फूट हो जाएगी कि किसी भी एक पश्चिम बंगाल के चेहरे पर समर्थन आप बाकियों का जुटा नहीं पाएंगे। ये भी तो सवाल है। मैं चाहूंगी जल्दी से अर्पिता घोष की आवाज अगर सही हो गई हो तो बताएं। अर्पिता घोष जी वो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी में सम्मान नहीं मिलता है, सम्मान पाने के लिए लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे पार्टी के सम्मान के बारे में डॉक्टर सुकांत मजूमदार को इतना पता है, मुझे नहीं पता था। हमारे पार्टी, अभी वो बोल रहे थे, हम सुन रहे थे कि ममता बनर्जी एक पोस्ट है, दूसरा लैंप पोस्ट है। अगर हम यही क्वेश्चन भारतीय जनता पार्टी के सेंट्रल मिनिस्टर से कहें तो वो क्या करेंगे? यहाँ पे क्या होता है सभी को पता है। तो ये बेकार की बातें ना बोली जाए। मुझे लगता है कोई अगर हमारे पार्टी में रहना नहीं चाहते हैं, कोई जाना चाहते हैं, तो हम लोग नहीं रोकेंगे, उनको जाने दीजिए। जो उनका जो एम्बिशन है, उनका आपस में वो जिंदगी में वो सफल हो, यही हम चाहते हैं। पर ये जान लीजिए कि बंगाल का सिचुएशन, कल्चर, सब कुछ अलग होता है। ऐसा नहीं कि वो कुछ भी कहेंगे और वैसा ही हो जाएगा। ये मतलब टीएमसी जब से आई है तभी से बंगाल का कल्चर अलग हो गया क्या? अर्पिता घोष जी, बीजेपी के जो नेता हैं वहां के स्थानीय, वो कहीं दूसरे मंगल ग्रह से आए हैं?
आप लोग कहती हैं नहीं, बाहरी हमने- हैं, हमने- कहीं हमने बाहर से आए हैं, कहा है माहौल कि खराब बीजेपी कर रहे के हैं, जो बंगाल- कल्चर अलग है। बंगाल बीजेपी के जो हमने स्थानीय बाहर नेता की है वो बात कहाँ के बताई हैं? नहीं है, आप खुद बता रही हो। हमने बंगाल के बाहर के बात बताई नहीं है, आप खुद बता रहे हो। हमने आपके नहीं लोग ही बताया कहते हैं बंगाल कि के बाहरी बाहर लोग या आकर बंगाल के। माहौल हम खराब बोल कर रहे रहे हैं। अपनी जो माहौल है, हमारी जो कल्चर है, ये थोड़ा डिफरेंट है। इसमें ममता बनर्जी का विकास के जो चलते, वोट विकास के चलते ही हो गया। आप देख लीजिएगा, आप बीजेपी कह रही है कि विकास पुरुष के रूप में फिर बताएंगे कि कैसा क्या हुआ है। देश बंगाल भर ये सब नहीं में चलता है। अपनी मजबूत जड़ें जमाने वाले प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे हैं 23 तारीख को बंगाल, और इसी वजह से दीदी डर गई हैं। जी हाँ, दीदी डरती नहीं है, ऐसा नहीं है। दीदी की डरने की सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि मोदी जी भारतवर्ष के प्रधानमंत्री हैं, वो आ सकते हैं। वो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो जरूर आ सकते हैं बंगाल में। उसमें दीदी का डरने वाली क्या बात हुआ है? मोदी जी तो यहाँ पे वोट लड़ने के लिए आ नहीं रहे, तो हम लोग तो हमको वो आने से भी ममता जी के अगेंस्ट में खड़े होने दीजिए ना मोदी जी को, फिर देखेंगे। ठीक है, बंगाल की चलिए जनता प्रधानमंत्री क्या बोलते नरेंद्र हैं। मोदी जब पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे तो उसके बाद वहां का मिजाज किस तरह से बदलता है, इस पर लगातार हमारी नजर रहेगी। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज तक से जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। गुजरते दिन के साथ पश्चिम बंगाल की लड़ाई भी दिलचस्प होती हुई चली जा रही है, लेकिन वहां पर मार देंगे काट देंगे कि जो राजनीति चल रही है अपने आप में वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। लगातार बंगाल की हर एक खबर आज तक शंखनाद के जरिए आप तक पहुंचाता रहेगा, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। कल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सीरम इंस्टीट्यूट का दौरा करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जिन्होंने तत्काल आग लगने के बाद पूरे मामले की जानकारी ली और अब उद्धव ठाकरे सीरम इंस्टीट्यूट जाएंगे, हालात का जायजा लेंगे। आज सीरम इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग में आग लग गई थी, जिसमें 5 लोगों की जान चली गई। आसमान से उठता ये धुआं उस सीरम इंस्टीट्यूट के प्लांट में लगी आग का है, जहां से 1.5 किलोमीटर दूर कोरोना की वैक्सीन कोविशील्ड तैयार की जा रही है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट के प्लांट की 5वीं मंजिल पर आज दोपहर अचानक धुआं उठने लगा और कुछ ही देर में आग ने 2 फ्लोर को अपनी चपेट में ले लिया। कोरोना वैक्सीन तैयार कर रही सीरम इंस्टीट्यूट के प्लांट में लगी आग की खबर से हड़कंप मच गया और फौरन ही बिल्डिंग में फंसे लोगों को बचाने की कवायद शुरू हो गई। हालांकि जब तक आग पर पूरी तरह से काबू पाया गया, तब तक 4 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, जबकि 6 लोगों को बिल्डिंग से सुरक्षित निकाला गया। लास्ट फ्लोर पे वो पूरा फ्लोर जो जलकर राख हुआ था, उसमें 5 बॉडी हमारे फायर ब्रिगेड के जवानों को यहाँ पे मिली और इसकी वजह से ये पूरी दुर्घटना में 5 लोगों की आज जाने गई है। सीरम इंस्टीट्यूट की जिस बिल्डिंग में आग लगी, वहाँ कोरोना की वैक्सीन नहीं बन रही थी और इस नई बिल्डिंग में निर्माण का काम चल रहा था। हादसे में जान गंवाने वाले लोग यहाँ निर्माण कार्य में ही लगे हुए थे और आग लगने के बाद वो इसमें फंस गए। सीरम इंस्टीट्यूट में आग की घटना की वजह अभी साफ नहीं हो सकी। हालांकि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। सीरम इंस्टीट्यूट पुणे के नजदीक ये इंस्टीट्यूट है, वहां पर आग लगी थी और अभी जो खबर आई है उसके अनुसार वो जो आग लगी थी वो अभी काबू में आई है। कोविड वैक्सीन जहां बन रही थी वहां आग नहीं लगी थी, उसके बाजू में बीसीजी की वैक्सीन जहां बन रही थी या बना रहे थे वहां आग लगी थी। बताया जा रहा है कि कोरोना वैक्सीन के प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जल्द इस प्लांट में काम शुरू करने की तैयारी थी, लेकिन उससे पहले ही इस प्लांट को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। आज तक ब्यूरो। अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण यह हादसा, जिसकी वजह से 5 लोगों की जान चली गई है। पूरे मामले में जांच के आदेश भी दिए गए हैं, लेकिन जहां पर वैक्सीन बनाई जा रही थी उस प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। ये अच्छी खबर। इस खबर पर रहेगी आज तक की नजर। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। शंखनाद में अभी के लिए बस इतना ही। AEI Wires and Cables.
थक गए? हाँ, मुझे डायबिटीज है। मुझे भी है। ये लो मेघदूत मधुशून्य, मैं इसे पिछले 20 साल से यूज कर रहा हूँ। ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। अरे वाह। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बनाओ। हमारे देश के नागरिक यानी कि आप और हम, और ख़ास करके वो लोग जो नौकरी पेशा हैं, छोटा मोटा अपना कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनकी एक एक पाई खून पसीने की होती है। बहुत मुश्किल से हम लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन हमारा वो पैसा सुरक्षित कैसे रहे? और सबसे बेहतर विकल्प हमें ये लगता है कि हम बैंक में उसे एफडी कर दें, फिक्स डिपॉजिट कर दें, ताकि हमारा पैसा सुरक्षित रहे। हाँ, सुरक्षित रहता है आपका पैसा, लेकिन उससे भी ज़्यादा सुरक्षित एक और विकल्प आपके पास है, वो है पोस्ट ऑफिस में अपना पैसा जमा करवाना। तो अब एक स्कीम ऐसी है जहां पर आप हर महीने रिटर्न में एक मुश्त एक राशि ले सकते हैं और वो आपको काम आ सकती है। ये कैसे होगा? इसके लिए आपको क्या करना होगा? इस स्कीम का नाम सबसे पहले हम आपको बता देते हैं। स्कीम का नाम है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, यानी कि पोस्ट ऑफिस मासिक आय योजना। इसमें आप 1000 रुपए महीना तक जमा कर सकते हैं और ये 1000 रुपया आपको अगले 5 साल तक जमा करना होगा। आपको इस पर हर साल 6.6% का ब्याज मिलेगा, जो कि किसी भी बैंक, किसी भी फिक्स्ड डिपॉजिट से ज्यादा है और सबसे ज्यादा सुरक्षित भी है। 5 साल के बाद आपको वो तय कर लीजिए या तय हो जाएगा, पोस्ट ऑफिस में जाकर आपको पता चल जाएगा कि आपको हर महीने कितने पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। उसके अलावा आपके जो पैसे इकट्ठा होंगे 5 साल तक, हर महीने 1000 रुपए देकर, वो पैसा आपका सुरक्षित रहेगा और आप उसे री इन्वेस्ट यानी कि फिर से आप उसे इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। वो फिर से आप उस पर ब्याज ले सकते हैं और वो स्कीम आपकी आगे बढ़ सकती है। आपको कम से कम 1000 रुपए देना है महीना, और ये जो आपकी स्कीम है इसमें ज्यादा से ज्यादा 4.5 लाख रुपए आपको देने हैं अगर आपका अपना अकाउंट है तो। लेकिन यदि आप पति पत्नी मिलकर ज्वाइंट अकाउंट खोलते हैं तो ये राशि आपकी 9 लाख रुपए तक की हो जाएगी। लेकिन यदि आप 5 साल की ये स्कीम लेते हैं और उसमें 2-3 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि 1 साल तक तो आप पैसा बिल्कुल नहीं निकाल सकते, क्योंकि हर महीने 1000 रुपए जो आप जमा करेंगे वो 1 साल तक आपको जमा करना होगा। मान लीजिए आप 1 साल के बाद पैसा निकालना चाहते हैं 3 साल तक, तो आपको 2% उस पर पेनल्टी लगेगी, यानी कि ये आपका नुकसान है। तीसरा, यदि आप 3 साल के बाद पैसा निकालते हैं तो आपको 1% पैसा वहां पर देना पड़ेगा पेनल्टी के रूप में। यहां पर आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, और वो ये ध्यान रखना है कि आपको डॉक्यूमेंट्स वहां पर जमा करने होंगे। आपकी आइडेंटिटी यानी आपका पहचान पत्र, आपका एड्रेस प्रूफ यानी कि आपका पता जहां आप रहते हैं उसकी सत्यता आपको करवानी होगी, और आपको 4 पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जाने हैं। बस आपका काम हो जाएगा। लेकिन इस स्कीम में आपको भागीदारी करने से पहले पोस्ट ऑफिस में आपको सेविंग अकाउंट भी खुलवाना पड़ेगा। एक और बात, यदि आप अपने बच्चों के लिए इस स्कीम को लेना चाहते हैं, योजना को लेना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा? नाबालिग है अगर आपका बच्चा छोटा है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? ऐसे खाते में 3 लाख रुपए तक आप निवेश कर सकते हैं। इस स्कीम में डिपॉजिट के लिए पोस्ट ऑफिस में एक अलग से POMIS फॉर्म आपको भरना होगा। इस योजना में निवेश से पहले ग्राहक को पोस्ट ऑफिस में एक बचत खाता खुलवाना होगा। तो 5 साल के लिए आपको इन्वेस्ट करना होगा, निवेश करना होगा। इसकी मैच्योरिटी 5 साल के बाद होगी, लेकिन उससे पहले अगर आप पैसा निकालते हैं तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, जो हमने आपको बताया। एक और आखिरी बात, 5 साल के लिए आपकी ये स्कीम होगी, और मान लीजिए 1 साल बाद ही आप कहीं और दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, दूसरे शहर में चले गए, या एक ही शहर में दूसरी जगह चले गए, तो आप वहाँ पर नज़दीक में जो आपका पोस्ट ऑफिस है वहाँ पर आप अपना ये अकाउंट ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। ये भी एक फ़ायदा।
प्रेजेंटेड बाय सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सर्वाधिक भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। सच्ची सहेली, सह प्रायोजक मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। दिव्या बोले तो परफेक्ट फिट, इंस्टेंट हिट। दिव्या अंडरवियर बनियान, चुटकी भर पुष्प शाही हींग, स्वाद का सुपरस्टार। जीके टीएमटी, सपनों को जीके देखो। लिंक अटूट पैडलॉक्स, अब 2 करोड़ की कॉम्बिनेशन में लिंक लॉक्स। शीतल ब्लैंकेट्स, ब्लैंकेट मतलब शीतल। पतंजलि एलोवेरा जेल, पिंपल्स रिंकल्स मिटाएं, मॉइस्चराइज ग्लोइंग स्किन पाएं। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में आग से 5 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री उद्धव ने दिए जांच के आदेश। कल करेंगे संस्थान का दौरा। वैक्सीन प्लांट को नुकसान नहीं। पिछले 5 दिनों में करीब 10 लाख लोगों को लगी कोरोना वैक्सीन। दूसरे दौर में प्रधानमंत्री भी लगवाएंगे टीका। कोरोना काल से किसान आंदोलन के बीच मोदी सरकार पर सबसे बड़ा सर्वे। आज तक पर जानिए देश का मिजाज। आज रात 8 बजे से लगातार। सरकार के प्रस्ताव पर किसानों का मंथन। मीटिंग खत्म होने के बाद जारी करेंगे बयान। कल मंत्रियों के साथ 11वें दौर की बैठक। और बंगाल की सियासत में मुस्लिम धर्मगुरु की एंट्री। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने लॉन्च की नई पार्टी। ओवैसी बोले गठबंधन करेंगे तो देंगे जानकारी। शंखनाद में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। शाम के 7:30 बज चुके हैं और अब बात करेंगे वेब सीरीज तांडव। तांडव चालू है। जी हां, तांडव पर देश में चल रहे तांडव की बात कर लेते हैं। आज लखनऊ के हजरतगंज थाने की पुलिस मुंबई में तांडव के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर के घर पर उसने धावा बोला, लेकिन तीनों अपने घरों से गायब मिले। उनके घर पर पुलिस टीम ने नोटिस चस्पा कर दिए हैं। उधर वेब सीरीज के खिलाफ केस दर्ज होने का सिलसिला भी लगातार जारी है। किस चीज से आजादी चाहिए तुम लोगों को? भुखमरी से, सामंतवाद से, जातिवाद से। Be the kingmaker. ये तांडव है, शहर शहर आक्रोश का तांडव है। कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने पर मचा तांडव है। शिवसेना इसे हास्य कह रही है। अरे स्वर्ग में स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी की भी आत्मा दुखी हुई होगी इन देवताओं के अपमान को लेकर। तांडव नाम की वेब सीरीज के खिलाफ देश भर में तांडव है। OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज वेब सीरीज तांडव पर तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा है। तांडव वेब सीरीज के डायरेक्टर अली अब्बास जफर की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आज लखनऊ की हजरतगंज पुलिस अली अब्बास जफर से पूछताछ के लिए मुंबई में अंधेरी के DN नगर के रुस्तम जी एलिटा बिल्डिंग में पहुंच गई। जिस वक्त पुलिस अली अब्बास जफर के घर पहुंची, उस वक्त वो अपने घर पर मौजूद नहीं थे। पुलिस ने उनके घर पर नोटिस चस्पा दिया। पुलिस ने अली अब्बास जफर को पेश होने के लिए 7 दिन का वक्त दिया है। सर, इसके आगे का क्या प्रोसीजर अभी का आप कहाँ जाए? आगे वो आएंगे, उनको स्टे है ना हाई कोर्ट में। अच्छा, हाई कोर्ट के 3 हफ्ते का स्टे है। स्टे के बाद उनको टाइम दिया गया। अली अब्बास जफर घर से नदारद मिले तो यूपी पुलिस गौरव सोलंकी के घर पहुंची, लेकिन गौरव सोलंकी भी घर से गायब मिले। इसके बाद पुलिस ने गौरव सोलंकी के घर भी 7 दिन के भीतर पेश होने का नोटिस लगा दिया। गौरव सोलंकी के बाद यूपी पुलिस वेब सीरीज के प्रोड्यूसर हिमांशु मेहरा के घर उनसे पूछताछ के लिए रवाना हुई। तांडव वेब सीरीज के खिलाफ केस की जांच के लिए हजरतगंज पुलिस ने मुंबई में डेरा डाल दिया है। यूपी पुलिस ने मुंबई के DCP क्राइम को जांच से जुड़े जरूरी कागजात सौंपे और फिर पड़ताल में जुट गई। मुंबई पुलिस से सर आपको सहयोग पूरी तरह बहुत सहयोग मिल रहा है। हाँ। और उन्हीं के सहयोग से तो फिर आज जाऊंगा। हालांकि तांडव के निर्माताओं ने माफी मांगी, विवादित सीन भी हटाने के लिए हामी भर दी, लेकिन तांडव पर मचा विरोध कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में तांडव के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने का सिलसिला थमा नहीं है।
उत्तर प्रदेश के लखनऊ और नोएडा में वेब सीरीज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई थी। जयपुर में भी रिपोर्ट दर्ज हुई थी। अब ग्वालियर और इंदौर में भी सीरीज के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। मुंबई पुलिस को भी वेब सीरीज के खिलाफ केस दर्ज करना पड़ा। महाराष्ट्र की सरकार इन बदमाशों को और अमेज़न जैसी धनवान कंपनी को बचाना चाहती थी। लगभग 100 घंटे लग गए। 100 घंटे के बाद भी हमारा तांडव जारी रहा। तब जाकर के जबरन इच्छा न होते हुए महाराष्ट्र सरकार को 100 घंटे के बाद एफआईआर दाखिल करनी पड़ी। ग्वालियर में हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं की शिकायत पर पुलिस ने वेब सीरीज के डायरेक्टर अली अब्बास जफर, प्रोड्यूसर हिमांशु कृष्ण मेहरा व राइटर गौरव सोलंकी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। तांडव वेब सीरीज के विरोध में हिंदू महासभा द्वारा एक ज्ञापन यहाँ पे दिया गया है और इस ज्ञापन को क्राइम ब्रांच को दे दिया गया है, जिसमें परीक्षण उपरांत वैधानिक कार्रवाई कर लेंगे। इंदौर में सीधे कोर्ट में एक शिकायत दर्ज कराई गई है। कोर्ट ने पलासिया थाने की पुलिस को 2 दिन के अंदर जांच करने को कहा है। याचिका में तांडव के खिलाफ 15 पॉइंट उठाए गए हैं। लुधियाना में भी सर्वधर्म रक्षा मंच ने पुलिस में शिकायत देते हुए केस दर्ज करने की मांग की है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में हिंदू वाहिनी ने तांडव वेब सीरीज के खिलाफ प्रदर्शन किया और तांडव का पुतला फूका। जिले की 5 तहसीलों में तांडव का पुतला दहन किया गया। अयोध्या के साधु संतों ने पहले से तांडव वेब सीरीज पर कोहराम मचा रखा था। अब साध्वी प्रज्ञा अयोध्या पहुंची तो उनके निशाने पर तांडव वेब सीरीज भी। जितने भी साधु संत हम सबसे आग्रह करते हैं कि एकजुट होकर ऐसे विधर्मी मानसिकता के विधर्मी लोगों के का विरोध करें और उनको सजा दिलवाने के लिए प्रयास करें। तांडव के कर्ता धर्ताओं को सपने में भी गुमान नहीं रहा होगा कि उनकी वेब सीरीज पर इतना तांडव मच जाएगा। वेब सीरीज के खिलाफ केस दर्ज होने का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। हालांकि तांडव के निर्देशक अली अब्बास जफर बॉम्बे हाईकोर्ट से 3 सप्ताह की अग्रिम जमानत लेने में कामयाब हुए, लेकिन उनकी मुसीबतों के बादल अभी छटे नहीं हैं। ग्वालियर से सर्वेश पुरोहित, बिजनौर से संजीव शर्मा के साथ सौरभ बख्तानिया, मुंबई आज तक। वेब सीरीज तांडव के विरोध की ज्वाला इस नाते उठी कि इसमें कथित रूप से धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया है। वेब सीरीज बनाने वालों ने माफी मांग ली है। वेब सीरीज से सीन हटाने को भी वो राजी हैं। तो फिर आखिर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है? क्यों तांडव पर अब सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है? तांडव पर भड़कते शोलों से आखिर किसका फायदा होने वाला है? देश के गद्दारों को जूते मारो, देश के गद्दारों को जूते मारो, तांडव के निर्माताओं को गिरफ्तार करो। वेब सीरीज तांडव को लेकर देश भर में आग लगी है, तो बीजेपी के हाथ भी इस पर सियासी रोटियां सेकने का अच्छा मौका मिला है। मसला आस्था से जुड़ा है, हिंदुत्व से जुड़ा है। बीजेपी नेता गरज रहे, बरस रहे। हिंदू देवी देवताओं की आपत्तिजनक जो टिप्पणी की गई है, किसी भी हाल में क्षम्य नहीं है। उनको कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा, कड़ी कार्रवाई होगी कानूनी उन पर। ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा कि आप बार बार गलती करें और माफी मांग लें और उसके बाद फिर आपको छोड़ दिया जाए। तो ये मानकर आप चलिए कि जो लोग भी इसके पीछे अपनी राजनीति देख रहे हैं, हम आस्था देख रहे हैं और किसी की आस्था पर चोट करने वाले को कभी भी बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, जिससे एक नाजीर बने कि समाज के एकता अखंडता के साथ और समाज के देश के संस्कृति के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी प्रकार की छूट और अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। वेब सीरीज के निर्माता, निर्देशक और लेखक पर शिकंजा कसने को यूपी पुलिस मुंबई में जा धमकी और महाराष्ट्र की सियासत इस पर गरमाई हुई। तांडव पर बीजेपी का आक्रामक रुख शिवसेना को रास नहीं आ रहा है। शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में बीजेपी पर तंज कसा गया है। संपादकीय में लिखा है, भारतीय जनता पार्टी अब हास्य व्यंग का विषय बन गई है। रोज नए स्वांग ढोंग रचकर जनता का मनोरंजन करने का प्रयोग वो करते ही रहते हैं, लेकिन उनके प्रपंची प्रयोग जनता को पसंद नहीं आते। भारतीय जनता पार्टी ने जो तांडव शुरू किया है, उसमें प्रामाणिकता का अंश कितना है, इस पर संदेह है। अब तांडव को लेकर इतना जो तांडव किया, मगर यही तांडव
दूसरी बातों में दिखाई नहीं देता। अब हिंदुत्व की, जब उनको हिंदुत्व सिर्फ इलेक्शन के वक्त ही उनको हिंदुत्व याद आता है। अगर हमारे लोगों को अपने भगवान के बारे में, अपने धर्म के बारे में, अगर यहाँ की महाकाली सरकार को अगर इज्जत नहीं है, प्यार नहीं है, आस्था नहीं है, तो उसका मतलब ये नहीं कि विरोधी पक्ष अगर कोई भूमिका लेता है तो गलत लेता है। ये राम जी के फॉलोअर दिन बर दिन सोशल मीडिया पे बढ़ते ही जा रहे हैं। मुझे लगता है हमें भी कोई नई सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी बना लेनी चाहिए। क्या करूं? नई फोटो लगाऊं? एनसीपी और कांग्रेस भी तांडव वेब सीरीज को लेकर मची इस सियासी जंग में कूद पड़े। कांग्रेस का कहना है कि मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए बीजेपी तांडव पर सियासत कर रही है। हमें लगता है इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री इस पर कोई विचार करे, कोई एक सिस्टम बनाए ताकि इस तरह की आपत्तिजनक चीजें सामने ना आए और समय रहते ही चीजों को ठीक कर लिया जाए। किसी भी धर्म के, किसी भी भगवान का या मानने वाले का अनादर नहीं होना चाहिए, इसके तो हम सारे लोग खिलाफ हैं। लेकिन आज देश के सामने जो सबसे बड़ा मसला है वो तांडव से ज्यादा बड़ा मसला है चाइना का। हमने अपने राज में कई गलत काम किए, कभी देश को तोड़ने का काम नहीं किया। इसके हाथ में सत्ता आ गई ना तो लोकतंत्र खत्म कर देगा ये। वेब सीरीज तांडव में हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई या फिर अभिव्यक्ति की आजादी का जायज इस्तेमाल हुआ? मामला अब पुलिस थाने से लेकर कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया है। हिंदुत्ववादी संगठन इस मुद्दे पर आसमान सिर पर उठाए हुए हैं। तो बीजेपी भी तांडव को लेकर देश भर में लगी आग को बुझने नहीं देना चाहती। Congratulations, Mr. Prime Minister. अगर तुम चाहते हो कि ये राज राज रहे। सौरभ बख्तानिया के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई, आज तक। टेररिस्ट बॉर्डर पार से ना आ रहे, ये इन यूनिवर्सिटियों में तैयार हो रहे हैं। मैं इलेक्शन लड़ूंगा सर, अपनी पार्टी बना के। अब होगा तांडव। और अब बात करेंगे क्रिकेट की। अजिंक्य रहाणे की अगुवाई में ऑस्ट्रेलिया फतह कर टीम इंडिया आज स्वदेश लौट आई है। ऑस्ट्रेलिया से फ्लाइट सीधे दुबई आई और वहां से खिलाड़ी अपने अपने शहर और घर के लिए रवाना हो गए। खिलाड़ियों का एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत हुआ, लेकिन जो जश्न रहाणे की सोसाइटी में बना वो भी ऑस्ट्रेलिया में मिली जीत की तरह यादगार बन गया। स्वदेश वापसी पर सितारों का स्वागत। कोरोना काल में भी फैंस निहाल। मुंबई के एयरपोर्ट से न जाने कितनी बार अजिंक्य रहाणे का आना जाना रहा होगा, लेकिन आज जो हुआ शायद कभी ना हुआ। देश ने अपने नायक और उसकी टीम का स्वागत दिल खोल कर किया। कोरोना काल में भी ऐसी गर्मजोशी मानो रहाणे और उनकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया का ही नहीं, कोरोना का भी काम तमाम कर दिया। सितारों की झलक के लिए हर निगाह आतुर, हर दिल बेचैन, और कप्तान रहाणे की सोसाइटी ने असली स्टार वाली सलामी पेश की। ढोल नगाड़े, ताशे बताशे, मानो गणेशोत्सव और होली एक साथ मनाई जा रही है। मगर इस पूरे सफर में एक पल के लिए भी रहाणे के चेहरे पर कोई गुमान, कोई अभिमान नहीं आया। अपनी पत्नी और बच्ची के साथ वो लोगों का अभिवादन स्वीकार करते रहे, शुक्रिया अदा करते रहे। अपनी बेटी आर्या एक बार जो अपने पिता की गोद में आई, फिर रहाणे को छोड़ा ही नहीं। मानो पिछले सारे महीने की कसर बेटी आज ही निकाल लेना चाहती हो। रहाणे को गुलदस्ता तक बेटी की गोद में लिए पकड़ना पड़ा। कैप्टन है वो। माहौल में मस्ती भरपूर थी। रहाणे ने मराठी में लोगों को संबोधित भी किया, लेकिन वहां भी वही संदेश था।
और ये देखिए टी नटराजन का स्वागत, मानो पूरा तमिलनाडु सड़कों पर उमड़ आया हो। बग्घी में बैठे नटराजन और उन्हें निहारता रहा जन जन। इस जाबाज ने अपनी मेहनत से तकदीर लिखी और उसी का नतीजा है ये तस्वीरें। किसी एक दौरे पर तीनों फॉर्मेट में डेब्यू करने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने नटराजन। ब्रिस्बेन टेस्ट में 4 विकेट चटककर जीत में अहम किरदार निभाए थे नटराजन ने। उधर सीरीज का एक और नायक ऋषभ पंत दिल्ली पहुंचे। मीडिया की टीमें इस हीरो के स्वागत के लिए तैयार थी। जिस इत्मीनान के साथ उन्होंने भारत को जीत दिलाई, उसी इत्मीनान के साथ उन्होंने सवालों का जवाब दिया। इतना टाइम हो गया, घर से बाहर रहे, क्रिकेट खेल रहे थे पिछले 6 महीने से। अब घर जाके अपने फैमिली से मिलने का टाइम मिलेगा फर्स्ट टाइम 6 मंथ में। काफी अच्छा लग रहा था। और इस तस्वीर ने पूरे हिंदुस्तान को भावुक कर दिया। हैदराबाद पहुंचते ही सिराज सीधे अपने पिता की कब्र पर गए। सजदे में सिर झुकाया। ऑस्ट्रेलिया दौरे के वक्त ही उनके पिता का इंतकाल हुआ था। नेशनल ड्यूटी पर होने की वजह से सिराज घर नहीं आ सके थे। आज वो सारे गम और गुबार यहां निकले। आज तक ब्यूरो। क्रिकेट में जीत का ये जश्न यूं ही देश में लगातार मनता रहे, इस उम्मीद के साथ शंखनाद में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक, और आगे देश का मिजाज जरूर देखिएगा। देखते रहिए आज तक, और हाँ, मास्क लगाना मत भूलिए। कोरोना को मार मास्क के साथ। स्कूल खुल चुके हैं और छात्र अब फिर से स्कूल में पहुंचने लगे हैं। सरकार की ओर से साफ तौर पर यह कहा गया है कि छात्र अगर स्कूल जाना चाहते हैं तो वो उनकी मर्जी है, वो जा सकते हैं, और जो छात्र घर रह के पढ़ाई करना चाहते हैं वो घर रह के भी पढ़ाई कर सकते हैं। क्योंकि बोर्ड परीक्षाएं नजदीक है, लिहाजा छात्र भी कई सारे उन्हें डाउट्स हैं, उन डाउट्स को लेकर अब स्कूल जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। खबर में यह दावा किया जा रहा है कि केंद्रीय सरकार ने फिर से स्कूलों को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया है। तो क्या वाकई में ऐसा हुआ है? ये एक बड़ा सवाल है। कोरोना महामारी के बीच राहत वाली बात यह है कि देश में कोरोना की वैक्सीन आने के बाद लोगों को शनिवार से टीका लग रहा है। लेकिन कोरोना के इस संकट में सोशल मीडिया पर फेक खबरों का वायरल होने का सिलसिला बंद होने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में लोगों को विश्वास करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन सी खबर सही है और कौन सी गलत। इस बीच कुछ इसी तरह से सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि गृह मंत्रालय की तरफ से स्कूल और कॉलेज को एक बार फिर से बंद करने के लिए आदेश जारी किए गए हैं। एक ब्रेकिंग न्यूज की प्लेट वायरल है जिसमें लिखा है कि स्कूल तुरंत प्रभाव से बंद कर दिए गए हैं। अलग अलग राज्यों में धीरे धीरे छात्र स्कूल पहुंच रहे हैं। दिल्ली में भी छात्र अब स्कूल जाने लगे हैं, और कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पर 1 फरवरी से स्कूलों को खोलने का आदेश दिया गया है। लेकिन इस बीच जो दावे सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं कि गृह मंत्रालय ने आदेश दिया है जिसमें कहा गया है कि स्कूल को फौरन बंद करना है, क्या वाकई में ऐसा हुआ है? क्या वाकई में सरकार ने ऐसा कोई आदेश जारी किया है? जो दावे सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं उसकी पड़ताल की गई ताकि सच्चाई सभी के सामने आ सके। इस खबर की पड़ताल की गई तो सामने आया कि जो दावा किया जा रहा है वो तो पूरी तरह से गलत है। इस खबर की जब सच्चाई पीआईबी के फैक्ट चेक की टीम ने जांची तो साफ हुआ कि यह दावा पूरी तरह से भ्रामक है। पीआईबी के ट्विटर हैंडल से भी साफ किया गया है कि जो दावे किए जा रहे हैं वो आधारहीन हैं, क्योंकि सरकार की ओर से कोई भी ऐसा फैसला नहीं लिया गया है। पीआईबी ने साफ तौर पे कहा है कि गृह मंत्रालय ने स्कूल और कॉलेज को बंद करने संबंधित कोई भी आदेश जारी नहीं किया है। ऐसे में लोगों से अपील ये भी की जा रही है कि लोग ऐसी खबरों पर भरोसा कतई ना करें। जो स्नैपशॉट सोशल मीडिया पर वायरल है वो भी पूरी तरह से फर्जी है, उसे एडिटिंग की मदद से तैयार किया गया है। तो कुल मिलाकर जो दावा सोशल मीडिया पर किया जा रहा है वो पूरी तरह से फर्जी है। एक तरफ रमेश पोखरियाल निशंक है तो दूसरी तरफ ब्रेकिंग की प्लेट चल रही है, और उसमें जो टेक्स्ट लिखा है उस पर भरोसा ना कीजिए, क्योंकि स्कूलों को बंद करने संबंधित कोई भी आदेश सरकार की ओर से जारी नहीं किया गया है। स्कूल खोलने संबंधित जो आदेश पहले थे वही हैं।
छात्र चाहें तो स्कूल जा सकते हैं और उसमें उनकी मर्जी होगी, उनके पेरेंट्स की सहमति भी जरूरी है। कोई प्रेशर नहीं है, कोई अटेंडेंस के लिए उन पर कोई किसी तरह का प्रेशर नहीं है। जो आदेश की कॉपी वायरल हो रही है, जो स्नैपशॉट वायरल हो रहे हैं, उस पर भरोसा आप कतई ना करें। देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। और हाँ, मास्क पहनना ना भूलिए। कोरोना को मात मास्क के साथ। आप देखते रहिए आज तक। और हाँ, मास्क पहनना मत भूलिएगा। याद रखें, कोरोना को मात मास्क के साथ। आप देखते रहिए आज तक। और हाँ, मास्क लगाना ना भूलें, क्योंकि कोरोना को मात मास्क के साथ। बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। So sorry. Was presented by पतंजलि दंत कांति ओरल हाइजीन में देश का नंबर 1 टूथपेस्ट। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कीजिए आज तक का मोबाइल ऐप। Hello, this is Mansi Gulati, your face yoga expert and you're watching Fit तक। आज हम फेस योगा करेंगे स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए। यस, कुछ फेशियल एक्सरसाइजेस ऐसी होती हैं जो आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करती हैं, साथ में हेल्प करती है आपके स्किन टोन को अच्छा करने के लिए, ग्लो करने के लिए और हमारी वेलबींग के लिए। तो चलिए कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए, अपने इंडेक्स फिंगर को यहाँ पे रखेंगे, होल्ड कीजिए 10 सेकेंड, रोटेट,
क्या आप लोगों को तनाव होता है, स्ट्रेस होता है? मेरे को नहीं होता है जब ये मैं एक्सरसाइजेस करती हूँ। तो ये एक्सरसाइजेस मेरे साथ ज़रूर कीजिए, इससे आपका तनाव दूर हो जाएगा। दूसरी एक्सरसाइज है आपकी ईयर को प्रेस करना। बहुत ही सिंपल है, ऊपर से नीचे आपके ईयर को हम प्रेस करेंगे। ये भी हेल्प करता है आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने में, आपके फेस की तरफ ऑक्सीजन का फ्लो ज़्यादा बढ़ाने में। इससे आपका माइंड पूरी तरह कंट्रोल हो जाता है और आप लोग तनाव से दूर हो जाते हैं। तो जब भी समय मिले अपने ईयर को ज़रूर प्रेस करें, इससे आपका स्ट्रेस रिड्यूस होता है। एक और एक्सरसाइज करेंगे, ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए। वेरी सिंपल एक्सरसाइज। यहाँ पे होल्ड करेंगे, इसको हम माइंडफुलनेस पोज बोलते हैं। यहाँ पे होल्ड करेंगे, swipe it again, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अपनी इंडेक्स फिंगर से आई बॉल को रोटेट करेंगे। रिलैक्स। एक बार और करेंगे तभी आपको इसका प्रॉपर्ली रिजल्ट मिलेगा। वैसे कोई भी फेशियल एक्सरसाइज आप करें उसको 3 बार जरूर करें। तो चलिए दोबारा करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे होल्ड कीजिए 10 सेकेंड के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपनी इंडेक्स फिंगर से आई बॉल को रोटेट कीजिए। रिवर्स। जितना भी तनाव होगा, सारा तनाव जो हमारे चेहरे पे दिखता है वो दूर हो